ओ मेरे सोन, चैप्टर का नाम? हाँ, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 3, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। डन। तो पूरा का पूरा चैप्टर बेटा किसके ऊपर होगा हमारा? प्रोस्पेक्टस के ऊपर और उसकी अलॉटमेंट के ऊपर। यानी प्रोस्पेक्टस के थ्रू हम क्या करेंगे? प्रोस्पेक्टस के थ्रू हम क्या करेंगे? पैसा मंगाएंगे और फिर उसका अलॉटमेंट करेंगे। ठीक है, छुपक के बैठिए दीदी। चलो बेटा, हमारे पास कंपनी ना दो तरह की होती है। कैसी कैसी बताना? प्राइवेट। ठीक है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। बताना प्राइवेट कंपनी कैसे कैसे पैसा रेज कर सकती है? पब्लिक इशू करके। पूछ रहा हूं मैं तो आपसे। नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि हमने प्राइवेट कंपनी का सेक्शन पढ़ा था 2 क्लॉज 68, जो क्या कहता था? प्रोहिबिट, रिस्ट्रिक्ट और लिमिट। प्रोहिबिट क्या करता था बताना? इश्यू ऑफ एनी सिक्योरिटी फ्रॉम पब्लिक, है ना। रिस्ट्रिक्ट क्या करता था? ट्रांसफर। और लिमिट क्या करता था? नंबर ऑफ मेंबर। पढ़ा था ना। तो पब्लिक इशू तो यहाँ पे नहीं होगा। डन। तो यहाँ पे क्या होगा? प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि पैसा ना हम प्राइवेटली मंगा लेते हैं कुछ बंदों से सिलेक्टेड। पूरी पब्लिक एट लार्ज से अपन पैसा नहीं मंगाते। हमने चुन लिया कि ये लोग हैं, हम इनसे ही पैसा उठाएंगे, तो इनसे ही पैसा उठा लेते हैं। डन। और और कैसे उठा सकते हैं? राइट इशू करके और बोनस इशू कर सकती है कंपनी, है ना। और इसके क्या मोड है बताना? हाँ, ये तो पब्लिक प्लेसमेंट, ये पब्लिक इशू करेगी। ये प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है, मना नहीं है इसको। ध्यान रखना आप ये सब बातें। और राइट इशू और भाई मैं ना कलर चेंज कर रहा हूँ, भूल जाऊंगा वरना मैं। कलर मेरे को ये कलर अलर्ट कर रहा है कि भूल ना जाना जो पढ़ाना है। चलो, पब्लिक इशू 3 तरह से होता है, बताना कौन कौन सी तरह है वो? क्या क्या है बताना ये? ओ एफ एस। ओ एफ एस पब्लिक इशू 3 तरह से हो सकता है। पहला है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। दूसरा है एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। और लास्ट है ऑफर फॉर सेल, जिसमें हम क्या करते हैं कि सीधा सेल कर देते हैं अपने शेयर को। जो हमारे पास शेयर हैं हम सेल कर देंगे और सेल के थ्रू मंगा लेंगे वहां से। डन। तो ये 3 हम कैसे कैसे पैसा मंगा सकते हैं, समझ में आया? पब्लिक कंपनी कैसे मंगा सकती है बताना? बोलो। पब्लिक इशू करके, प्राइवेट इशू करके, राइट इशू करके, बोनस इशू करके। पब्लिक इशू कितने तरह के? 3 तरह के। आईपीओ, एफपीओ और ऑफर फॉर सेल। और ये प्राइवेट कंपनी कैसे मंगा सकती है? क्या पब्लिक इशू कर सकती है? नहीं कर सकती। क्या करेगी? प्राइवेट इशू करेगी, राइट इशू कर सकती है, बोनस इशू कर सकती है। तो इस तरीके से अपन पैसा मंगा सकते हैं। ठीक है, आ रहा है? अच्छा मेरे को बताना, प्राइवेट प्लेसमेंट किस किस चीज़ की हो सकती है? इक्विटी शेयर की भी हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर की भी हो सकती है, डिवेंचर की भी हो सकती है। ऐसे ही यहाँ पे जो पब्लिक इशू होगा वो भी तीनों सिक्योरिटी का हो सकता है। तो मैं सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा, किसी भी सिक्योरिटी को आप किसी भी तरीके से पैसा मंगा सकते हैं। वो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो एक तरीका है मंगाने का। आ रहा है ना? चलो, सेक्शन देखना पहला कौन सा है। अच्छा थोड़ा सा और बता देता हूँ। उंगली चलाने का मन कर रहा है इसमें। इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी और बातें बता देता हूँ जो मुझे याद है पढ़ने के बाद।
भैया हमारा चैप्टर, सर थोड़ी राइटिंग सुधारो। ओके बच्चा। सर हमारा चैप्टर कौन सा है? 3। ठीक, जो बात करता है किसकी? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। ठीक, डन। पूरा का पूरा चैप्टर बेटा, सेक्शन हमने बताना पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 तक हमने कितने सेक्शन पढ़ लिए? लास्ट सेक्शन कौन सा पढ़ा था? 22 यहां तक कवर कर लिए। तो ये कहां से चालू होगा? 23 से लेके 42 सेक्शन है इसमें। ठीक, मोर जो इंफॉर्मेशन है वो है पब्लिक इशू के बारे में। 23 से लेके 41 नंबर तक के सेक्शन में पब्लिक इशू की बातें हैं भाई। ठीक, बस चाय चाय। ठीक है, ले लो बच्चों, मैडम आप ले लो, खांसी दी है, चाय ले लो। दीदी का कहना है कि सर आपकी वजह से मेरे को खांसी हुई है। कभी ये नहीं बोला सर आपकी वजह से इतना ज्ञान आया मेरे को। चल, कल रात को मेरे को इतनी खांसी हो रही थी, इतनी खांसी, 5 बजे तक मैं दिक्कत में था, मेरे को ऐसा लग रहा था मर सकता हूँ। एक टाइम तो मेरे को ऐसा लगा, एक टाइम तो ऐसा लगा कि सांस जा सकती है मेरी। फिर मम्मी ने मेरे को एक 2-3 लौंग खिलाई, उससे ठीक हो गया मैं, मतलब उस वक्त के लिए खांसी नहीं आई। आ जाओ, आ जाओ। ये पब्लिक इशू की बात करता है, यानी ये, और ये वाला किसकी बात करता है? 2 भागों में बांटा है हमने, प्राइवेट प्लेसमेंट। इसके लिए सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 42। ठीक है, अब इसको भी 2 भागों में बांट सकते हो आप। ठीक है, कैसा कैसा? प्रोस्पेक्टस और अलॉटमेंट। ठीक है, तो ऐसे बेटा हमारा चैप्टर बटा हुआ है और ऐसे ही हमें कवरेज करनी है इसकी। आ गया? छापना चाहते हो तो छाप लो, या फोटो मैं दे दूंगा आपको। हाँ, धुला हुआ था, उल्टा रखा था ऑलरेडी। अब मत बोलो, छोड़ो ना। आह, चाय बहुत दूर रख दी थी आप लोगों ने, वो चाय वाले भैया आए थे ना, दूर रख दी थी उन्होंने। लॉन्ग विथ चाय आफ्टर बनाना चिप्स, वेरी नाइस। चले चले, छप गया इतना, चलो आगे। अरे आए तो बहुत सारे थे ना, ऑफर तो बहुत सारे थे ना, घर ले जाऊंगा। अबे हम पे टाइम कम है, आगे बढ़ने दो, मैं भूल जाऊंगा। चलूं? चलो। अच्छा, मैंने क्या क्या बातें बता दी अभी तक? मैंने आपको बता दिया कि कौन सी कंपनी कैसे कैसे पैसा उठा सकती है, ये लिखा है सेक्शन 23 में। आ जाओ, सेक्शन 23 पढ़ लेते हैं, पढ़ा दिया आपको मैंने, ओवरव्यू भी दे दिया। आ जाओ, पहले ओवरव्यू देख ले। कह रहा है दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 कौन सा है? 23 से 41 तक। पार्ट 2 कौन सा है? सिर्फ एक सेक्शन का। क्लियर है? पार्ट 1 में हम पब्लिक ऑफर की बात करेंगे, पार्ट 2 में हम प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करेंगे। ठीक है, फिर 23 चालू कर दिया हमने, चालू करके खत्म भी कर दिया, आपको पता भी नहीं चला, मजाक मजाक में चाय पीते पीते। क्या कह रहा है? पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट। पढ़ के देखो जरा, पब्लिक कंपनी कैसे कैसे इशू कर सकती है सिक्योरिटी? थ्रू द प्रोस्पेक्टस। तो ये जो पब्लिक इशू होगा, भाई साहब, भाई साहब, ये जो पब्लिक इशू होगा, ये वाला, ये कैसे होगा? थ्रू
क्योंकि पब्लिक से पैसा मंगाना है तो थ्रू प्रोस्पेक्टस ही आएगा। समझ में आ गया? चले, और कैसे मंगा सकती है पब्लिक कंपनी? प्राइवेट प्लेसमेंट से भी मंगा सकती है। राइट इशू एंड बोनस इशू एज पर दी दिस एक्ट, वो पढ़ेंगे आगे कैसे कैसे होता है राइट इशू बोनस इशू। एंड द सेबी इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी और कंपनी इंटेंडिंग टू बी लिस्टेड। तो कह रहा है राइट इशू और बोनस इशू के बारे में भी हम पढ़ेंगे जैसे जैसे सेबी ने बोला है और एक्ट ने बोला है। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? प्राइवेट कंपनी कैसे मंगा सकती है? पब्लिक इशू करके, प्रोस्पेक्टस से नहीं मंगा सकती। प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू मंगा सकती है और राइट इशू और बोनस इशू के थ्रू मंगा सकती है। अच्छा, पब्लिक ऑफर कैसे कैसे हो सकता है? आईपीओ की तरह, एफपीओ की तरह और ओएफएस। फुल फॉर्म लिख लेना। आईपीओ क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर। ओएफएस है ऑफर फॉर सेल। आ रहा है? आ रहा है क्या? चले आगे। लौंग खा लो मैडम, ठीक हो जाएगा। खांसी नहीं होगी पक्का। दूं? नहीं, मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा किसी को खांसता हुआ देख के। आई कैन फील द पेन, क्योंकि रात से खांस रहा हूँ। खा लो मैडम। ऑफर फॉर सेल, पिंडी में मैंने छुआ नहीं है। नहीं नहीं, चले जाओगे अभी। देखो ये राहत आ जाएगी इसे खाते ही। आज पूरे दिन मैं इसी पे जिंदा हूँ। एक से कुछ नहीं होगा। चार चार खा लो, एक मेरे को दे दो। और वो डंडी फेंक दो, डंडी नहीं खाना। मैडम वो मेरा तो यार फेंक दिया तुमने। चार खा लो, खांसी बिल्कुल नहीं होगी। चार खाओ, अंदर सटकनी नहीं है, मुंह में घुमानी है बस, खांसी नहीं होगी। और जो उसका रस है अंदर ले आना है। अरे यार मैडम, पक्का नहीं होगी। बहुत इफेक्टिव है, करके देखो आप। मैं तो कल इसी की वजह से सो पाया हूँ। आ जाओ, फिर और लॉन्ग ले लेना, घर में तो होगी। चलो आ जाओ। कह रहा है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है भाई? सिक्योरिटी एज डिफाइंड इन द सेक्शन 2H ऑफ द सेक्रा, यानी इसमें सारी सिक्योरिटी आ जाती है, पढ़ लेना। ठीक, सिक्योरिटी में सारी सिक्योरिटी आ गई। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, नॉन, हर तरह के कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, सिक्योरिटीज पढ़ लेना। पढ़ा भी होगा 281 में, पढ़ा है क्या हमने? लग तो रहा है सर। चलो 270 पढ़ा है हमने सर। 269 तो पढ़ा था, 70 का नहीं पता। 69 किसका था? 68, 67, 87, 85, 6, 82। होल्डिंग कंपनी का कौन सा था? इसलिए याद नहीं करा। चलो देख लेना, 41 था शायद। बुक्स ऑफ अकाउंट 240 था। अली बाबा 40 चोर। देखो, या तो 13 होगा या 40 होगा। जल्दी देखो, अभी मैं भी पक्का नहीं हुआ ना। 30, 13 ना, तो मैंने बोला 13 या 40, मेरे को भी याद था। 40 क्या है मैडम? खा लो, नहीं होगी खांसी। सारे एक बार में चबाते रहो और अपना पढ़ते रहो, मजा आएगा। देखो चारों डालो, चबाते रहो धीरे धीरे। हाँ, मैं तो सुबह से लौंग खा रहा हूँ पूरा। एक नहीं, 4, पूरा पैकेट खत्म कर दिया मैंने, भरा हुआ था। मुझे जब मुझे पता चलता है इससे राहत मिलती है, मैं तो सीधा सीधा वही कंज्यूम करने लगता हूँ। पर ठीक ही नहीं हो रहा, क्या करूं? चलो, इससे खांसी नहीं होगी, खा लो आप। चलो प्रोस्पेक्टस पढ़ लेते हैं। प्रोस्पेक्टस क्या है? पढ़ा था ये हमने। कह रहा है एनी डॉक्यूमेंट सब्सक्राइब और इश्यूड एज ए प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स। कह रहा है देखो,
कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको डिस्क्राइब कर दिया और इश्यू कराया एज ए प्रोस्पेक्टस, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको बोल दिया ये प्रोस्पेक्टस है तो वो प्रोस्पेक्टस है। इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे आज क्या होता है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे क्या होता है, नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग दी ऑफर फ्रॉम पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटी, यानी किसी भी तरह का पेपर जिससे हम पैसा पब्लिक से मंगा रहे हैं उसे हम क्या बोल देंगे, बोलो यार, कोई भी ऐसा पेपर जिससे हम पैसा पब्लिक से मंगा रहे हैं उसे हम क्या बोल देंगे, प्रोस्पेक्टस बोल देंगे। मैंने बचपन की एक कहानी भी बताई थी प्रोस्पेक्टस के बारे में, पॉलिटेक्निक के प्रोस्पेक्टस की, अपनी लाइफ से रिलेटेड, याद नहीं, पूरा का पूरा इंग्लिश में था, मैंने प्रोस्पेक्टस पढ़ा था, फिर मैंने बोला ले जा भाई मेरे को नहीं करना। सर की लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको, अपनी वाली कोई सुनाऊंगा, चलो आ जाओ। सेक्शन पहले लिख दूं बाद में लिखूं, पहले पढ़ा देता हूं। एक ना कंपनी होती है, ठीक है, एक गांव में एक कंपनी होती है, वो बोलती है कि मेरे को ना पब्लिक से पैसा लेना है। क्या कर लेना है? पब्लिक से आईपीओ मंगाना है, मतलब समझ लो फंड लेना है। तो वो बोलती है कि मैं अगर आईपीओ करूंगी ना तो मेरे को ना बहुत सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ जाएगी, प्रोस्पेक्टस की प्लस अलॉटमेंट से रिगार्डिंग। तो मैं क्या करती हूँ, एक चाल चलती हूँ, कंपनी बोल रही है, मैं क्या करती हूँ, एक चाल चलती हूँ, मैं ना एक इशू हाउस को बोलती हूँ कि भाई साहब आप ना मेरे सारे शेयर खरीद लो, ठीक, इस शेयर को पब्लिक को बेच दो, सेल कर दो ओएफएस करके या कैसे भी, या डायरेक्ट सेल कर दो, और जो वहां से पैसा आएगा वो पैसा मेरे को दे दो। तो क्या होगा, ये पब्लिक के पास पहुंच गया शेयर, बोलो ना, पैसा आ गया और आईपीओ भी नहीं करना पड़ा। तो कंपनी एक्ट ने बोला ज्यादा साड़ा बनता है क्या, ठीक है, कंपनी एक्ट ने क्या बोला, ज्यादा साड़ा बनता है क्या। इस ऑफर फॉर सेल को करने के लिए तूने जो भी डॉक्यूमेंट इशू करा होगा, चाहे एक पर्ची निकाली हो तूने, चाहे एक नोटिस ही निकाला हो, ठीक, इस नोटिस को हम प्रोस्पेक्टस बोल देंगे। कंपनी एक्ट ने बोल दिया, क्या बोल दिया, बोलता है पब्लिक कंपनी ने इशू हाउस को कुछ शेयर दिए और वो शेयर इशू हाउस ने किसको बेच दिए, पब्लिक को बेच दिए। तो किसी डॉक्यूमेंट के तहत बेचे होंगे, कोई डॉक्यूमेंट इशू करा होगा, नोटिस निकाला होगा कि हम हेलो 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 यहाँ पे सेल हो रही है, सेल 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 25-25 बोला हुआ ना। बाजार में नहीं जाते लगता है आप, मार्केट होती है छोटी लोकल मार्केट, वहां होता है ना 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये, पालिका बाजार 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये, लड़कियों को तो पता होगा सरोजनी। तो वैसे ही उसने बेच दिए, डॉक्यूमेंट निकाला था। तो कंपनी एक्ट ने बोला पागल समझाया क्या, हम इस डॉक्यूमेंट को किसका नाम दे देंगे, प्रोस्पेक्टस का। और जैसे ही इसको प्रोस्पेक्टस का नाम देंगे चैप्टर 3 लग जाएगा, अभी पढ़ेंगे। उसके अंदर बहुत सारी लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोस्पेक्टस में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, अगर ये नहीं डालोगे तो क्या होगा, ये डालोगे तो क्या होगा, कैसे इशू कर सकते हैं, पब्लिक से सब्सक्रिप्शन कितने दिन रख सकते हैं, कब इशू करना है, अगर लेट कर दिया तो कितना इंटरेस्ट देना है, सब कुछ पढ़ेंगे अभी। तो वो सारा इस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर प्रोस्पेक्टस का सेक्शन का कंप्लायंस नहीं करते तो यहाँ पे पेनल्टी भी है, और पेनल्टी आपको 447 तक भी ले जा रही है, क्योंकि पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो जहाँ पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा वहाँ 447 एक्टिव हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में, फ्रॉड कर सकते हो पब्लिक से, उसमें ही तो ज़्यादा मजा है, पैसा तो वहीं से बनेगा। एक आदमी के साथ फ्रॉड करके थोड़ी ना बनेगा पैसा, बहुत सारे नंबर ऑफ आदमी के साथ जब यानी पब्लिक से फ्रॉड करेंगे तब ज़्यादा पैसा बनेगा। तो वहाँ पे 447 भी खड़ा है, डन। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हमारे कंपनी एक्ट ने बोल दिया ऐसे डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलेंगे, प्रोस्पेक्टस बोल देंगे। लेकिन इसमें एक हार्डशिप हो गई, इसमें एक हार्डशिप हो गई। कैसे हो सकता है कि इशू हाउस ये जानबूझकर ना कर रहा हो और ये फेथ यानी ऑनेस्टफुल तरीके से ही इसके शेयर खरीद रहा हो, ऐसा हो सकता है।
और फ्यूचर में इसे बेच रहा हूं, ऐसे तो कोई इशू हाउस शेयर खरीद ही नहीं पाएगा ना बल्क में कंपनी के। तो ऐसे हार्डशिप आ गई इशू हाउस के ऊपर, वो कह रहा है भाई साहब मेरा कोई मालाफाइड इंटेंशन नहीं था, मैं प्रोस्पेक्टस के जो जितने भी रूल्स हैं रेगुलेशन है मैं उनको वायलेट करने के लिए यानी लॉ को सरपास करने के लिए ये चीजें नहीं कर रहा था, मैं तो जेन्युइनली खरीदना चाहता हूं शेयर। ठीक, मैं तो जेन्युइनली खरीदना चाहता हूं और मैंने जेन्युइनली बेचे हैं जब मेरे को लगा है कि मेरे को पैसा मिल रहा है। अच्छा, तो लॉ ने बोला चलो ठीक है, तो लॉ ने ना यहां पे एक लिमिट दे दी, ये लिमिट इंपॉर्टेंट है भाई। लॉ ने यहां पे लिमिट दे दी, बोला जिस दिन आपने ये इशू करा है उसके अगर विद इन 6 मंथ आपने इसको सेल कर दिया तो हम ये वाली इंटेंशन मानेंगे आपकी, गंदी वाली, क्योंकि तूने क्या करा, लिया और 6 महीने के अंदर अंदर चिपका दिया। तो तेरी इंटेंशन क्या है, तू इससे बचना चाह रहा है रिक्वायरमेंट से, नंबर 1। नंबर 2, तूने ये शेयर लिए और तूने ये जो इसका कंसिडरेशन था, कंसिडरेशन पे करेगा ना, अरे शेयर लेगा तो कंसिडरेशन पे करेगा ना, पूरा कंसिडरेशन पे नहीं हुआ, पूरा कंसिडरेशन पे नहीं हुआ, उससे पहले पहले सेल कर दिए, यानी जो नेट कंसिडरेशन है वो पूरा पूरा यहां पे कंपनी पे नहीं पहुंचा, उससे पहले सेल कर दिए, तो हम तेरी ये वाली इंटेंशन मानेंगे। तो हम मानेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये प्रोस्पेक्टस है। अगर ये दोनों कंडीशन मेट आउट नहीं होती और तू तब सेल करता है यानी 6 महीने बाद और पूरे कंसिडरेशन के बाद, तो हम मान लेंगे कि तू जेन्युइन है। क्लियर है, पूरा सेक्शन क्लियर है? मां कसम सेक्शन था ये, देखो आधा हरा आधा लाल, 25 आ गया, पढ़ ले, ज्यादा कुचड़ मुचड़ हो गई? कहाँ 104 कहाँ लिखा? आ गया, चलो आ जाओ, आप पढ़ लेते हैं। दोबारा से कहानी बताना क्या क्या हुई थी, कहानी समझ आ गई आपको, क्या क्या हुआ बताना। एक गांव में एक कंपनी थी, कंपनी ने क्या बोला कि मैं पब्लिक ऑफर नहीं कर रही, आईपीओ से पैसा नहीं उठा रही क्योंकि वहां पे बहुत सारी कंप्लाइंस है, ना 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 मेरे को नहीं जाना। उसने क्या बोला, मैं एक इश्यू हाउस को सारे शेयर दे देती हूँ और बोल देती हूँ तू पब्लिक को बेच दियो, हम बोलेंगे मैंने तेरे को सेल करा, तूने पब्लिक को बेच दिया, बात खत्म हो गई। तो लॉ ने क्या बोला, ज्यादा शाना बनता है, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू तू ये काम कर रहा है हम उसे क्या बोल देंगे, प्रोस्पेक्टस बोल देंगे। लेकिन इसमें हार्डशिप ना आ जाए कि ऐसा जेन्युइन बंदे के साथ डिफिकल्टी ना आ जाए, उसके लिए हमने बोला कि अगर तू 6 महीने के बाद बेचेगा तो हम तेरे को जेन्युइन मान लेंगे, या तू पूरा कंसिडरेशन आने के बाद बेचेगा तो हम तेरे को जेन्युइन मान लेंगे। डन? तो उस केस में जेन्युइन बंदे को हार्डशिप नहीं होगी। अगर तू इन दोनों लिमिट के अंदर अंदर बेच रहा है तो हम तेरे को जेन्युइन नहीं मानेंगे, हम ये मानेंगे कि तूने क्या करा है, लॉ को सरपास करने के लिए ट्रांजैक्शन प्लान करी है और तुम प्रोस्पेक्टस की रिस्पॉन्सिबिलिटी से और प्रोस्पेक्टस के जितने भी सेक्शन है उनसे बचने के लिए ये सारी चीजें कर रहे। हो गया? चलो आ जाओ पढ़ना, कितनी मुश्किल हुई याद करने में पता है आपको। आ जाओ आ जाओ, सेक्शन 25 कह रहा है डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द ऑफर ऑफ सिक्योरिटी फॉर सेल टू बी डीम्ड प्रोस्पेक्टस। भैया नाम लिखना भूल गया, सेक्शन 25 किसका है? हम इसको, इस डॉक्यूमेंट को क्या मान लेंगे, यहां पे मैंने प्रोस्पेक्टस लिख दिया ना, इसके ऊपर लिख रहा हूं डीम्ड। डीम्ड का मतलब क्या है? हाँ कह रहे हैं ये प्रोस्पेक्टस नहीं है, लेकिन मैंने बोल दिया प्रोस्पेक्टस है, लॉ ने बोल दिया ना, लॉ बोल रहा है ये प्रोस्पेक्टस नहीं है लेकिन मैंने बोल दिया कि ये प्रोस्पेक्टस है, तो इसको क्या बोलेंगे, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। सेक्शन 25, 24 में क्या था, अभी तो पढ़ा नहीं पढ़ा? 24 कौन सा पढ़ा? 23 में क्या था, तरीके, इशू करने के तरीके। आ जाओ देखते हैं 24 कट गया होगा, आ जाओ, कट गया होगा मैडम, ऊपर देखो कटा हुआ होगा, सही है, जो आ नहीं रहा वो कटा हुआ है। जल्दी जल्दी पढ़ाने का मन कर रहा है ना, भूल ना जाऊं। चलो आ जाओ भैया, इस सेक्शन 25 किसका है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस का।
किसको डीम्ड कर रहे हैं हम प्रोस्पेक्टस? वो वाला पेपर जिससे ऑफर फॉर सेल हो जा रहा है। जिससे ऑफर फॉर सेल कौन कर दे रहा है? इशू हाउस कर दे रहा है। आ जाओ यहां पे पढ़ेंगे। देखो एक कंपनी है, कंपनी ने इशू कर दिया, इसे मैं इशू हाउस लिख रहा हूं। कंपनी ने इशू कर दिया डॉक्यूमेंट जिसको हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोल देंगे, जिसके थ्रू पैसा पब्लिक एट लार्ज को जा रहा है। मीनिंग पढ़ लो, आ जाओ। वेयर ए कंपनी अलॉट्स or agree to allot any security of a company A with a view that those securities shall be offered for sale to a public. Any document by which the offer for sale to the public is made shall for the all purpose be deemed to be the prospectus. क्लियर है? क्लियर है? आ जाओ। इससे इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ऑफ डीमिंग प्रोविजन। ये डीमिंग प्रोविजन है तो क्या हो जाएगा? लॉ रिलेटिंग टू द कंटेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस एंड लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी के सेक्शन है 34 और 35, शैल अप्लाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? लॉ रिलेटिंग टू दी कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। अभी पढ़ेंगे, इसके बाद ही आने वाला है कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। 26 है, इसके ऊपर लिख भी सकते हो, सेक्शन 26 है। ठीक है, और लाइबिलिटी प्रोस्पेक्टस के केस में कैसी कैसी लाइबिलिटी होती है, ठीक है, वो अप्लाई हो जाएंगे। और पर्सन मेकिंग द ऑफर वेयर द पर्सन नेम एज द डायरेक्टर इन द कंपनी। और जो भी बंदा इस ऑफर को कर रहा है, जो भी बंदा यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को जिसने इशू करा है, चाहे वो इशू हाउस का ही बंदा है, ध्यान से सुन लो, चाहे वो इशू हाउस का ही बंदा है, यहाँ पे कोई बंदा होगा, उसे हम क्या बोल देंगे? डायरेक्टर बोल देंगे उस प्रोस्पेक्टस के लिए। और सारी लाइबिलिटी फिर उसके ऊपर, डायरेक्टर या ऑफिसर इन डिफॉल्ट ही होता है ना हर जगह पेनल्टी में, तो उसके ऊपर हम लाइबिलिटी फिक्स कर देंगे। अगर इशू हाउस कंपनी है तो डायरेक्टर, और अगर इशू हाउस कोई प्राइवेट कंपनी है तो पार्टनर। आ जाओ, देखो यहाँ पे लिखा है। लेकिन इसमें देखो क्या है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है इसमें। आ जाओ, प्रिजम्पशन कह रहा है अनलेस द कंट्रेरी इज प्रूव्ड it shall be evidence that all the allotment of the security was made with a view to the security being offered for sale to the public if it is shown that the offer for sale to the public was within the 6 months after the allotment or agreement of allotment, यानी वो वाले allotment के बाद जिससे हमने किसको दिया है शेयर, जिससे हमने किसको दिया है? इसी हाउस को दिया है। इसी हाउस के allotment के 6 मंथ के बाद अगर होगा तो, या विद इन होगा तो, है ना, विद इन होगा तो नहीं माना जाएगा। दैट एट द डेट व्हेन द ऑफर वाज मेड द होल कंसिडरेशन हैड नॉट बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी, या फिर पूरा का पूरा कंसिडरेशन रिसीव नहीं हुआ कंपनी को, तो ये जो चीज है इसको हम क्या मान लेंगे? बोलो, प्रोस्पेक्टस मान लेंगे उस वाले पेपर को। एक बार पढ़ लो, लैंग्वेज समझ में आ रही है? हिंदी में भी लिख सकते हो आप ये बात, यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे बात हिंदी में लिख लो जैसे मैंने बताई है कि अगर ये दोनों कंडीशन मेट हो गई तो उस केस में क्या हो जाएगा? डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा, है ना? आ रहा है? चले आगे, चले? सेटिस्फाइड? नहीं सर, और तमीज से पढ़ाओ, अभी मजा नहीं आ रहा। अरे बोलो यार। आ गया? ये कहानी आप लिख लेना अपने शब्दों में, ये जो मैंने यहाँ खिचड़ी पकाई है। सही कह रहा हूँ, डायग्राम बना लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा समझना। चलूं? आ जाओ। इन एडिशन, क्या कह रहा है आगे? इन एडिशन टू द मैटर स्टेटेड अंडर सेक्शन 26 फॉलोइंग एडिशनल मैटर टू बी इंक्लूडेड इन दिस इन द डॉक्यूमेंट। क्या क्या कह रहा है? जो मैटर 26 में लिखे हैं, क्या 26 पढ़ लिया? अभी पढ़ेंगे। तो उसमें लिखा है कि ये चीजें प्रोस्पेक्टस में होनी चाहिए। डन। कह रहा है इन एडिशन टू दी मैटर, जो 26 में आप लिखोगे उसके अलावा डीम्ड प्रोस्पेक्टस में ये दो चीजें और लिखनी है। जो किसे बोल रहे हैं हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस? बताना। हाँ, डीम्ड प्रोस्पेक्टस किसको बोल रहे हैं बताना? जिसमें इश्यू हाउस गेम खेल रहा है और इश्यू हाउस क्या कर रहा है? क्या कर रहा है?
अंदर अंदर बेच रहा है, या फिर पूरा कंसिडरेशन देने से पहले बेच रहा है, यानी वहां से पैसा ला रहा है फिर पे कर रहा है। आ रहा है ना समझ में? मिक्स नहीं करने, दोनों पॉइंट अलग है वो। और लिखा है, ठीक है, यहां पे देखो और लिखा है, ठीक है। चले, अब कह रहा है देखो, दैट एट द डेट व्हेन द ऑफर वाज मेड द होल कंसिडरेशन हैड नॉट बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। यानी जिस दिन आपने ये इशू करा था ना, ये वाला इशू पब्लिक को, उस दिन पूरा कंसिडरेशन पे नहीं हुआ था, तो हम ये मान लेंगे कि ये आपने प्लानिंग करी है और ये जो डॉक्यूमेंट है ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस है। क्लियर है? पक्का? अच्छा, आपने 2 चैप्टर स्टडी मैथ से पढ़ लिए, मैंने बोला था आपको, कुछ अलग अलग मिला या सब कुछ सही है? तो ऐसे ही आपको चेक करने हैं सारे चैप्टर, स्टडी मैथ से सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। इजी है ना, फिर मजा आ जाता है, फिर ऐसा लगता है कि हम कोई कथा पढ़, ऐसी कहानी पढ़ रहे हैं जिसकी स्टोरी हमें पता है ना। चले, चलो। डीम्ड प्रोस्पेक्टस होगा, दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए डीम्ड प्रोस्पेक्टस नहीं होने के लिए। ध्यान से पढ़ो यार, आ जाओ। कह रहा है ये प्रिजम्पशन है, अनलेस कंट्रेरी इज प्रूव्ड it shall be evidence that allotment of security was made with a view to security being offered for sale to the public if it is shown, अगर ये shown हुआ क्या, that offer for sale to the public was made within 6 months after the allotment, और या तो ये शो हो गया या फिर ये शो हो गया, दोनों में से कुछ भी अगर शो हो गया तो हम ये मान लेंगे कि ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस है। आ रहा है? आप लाइन में अपने आप को कंफ्यूज मत करो, आप कंसेप्ट समझ लो। चले, चलो। अब क्या कह रहा है? कह रहा है 26 जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्या है, मैटर स्टेटेड इन दी प्रोस्पेक्टस, वो बोलता है कि उसमें ये 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है। क्या क्या? नेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड बाय दी कंपनी, and time and place at which the contract for allotment of said security was be inspected। यानी जो इशू हाउस से जितना पैसा आपने रिकवर करा वो आपको दिखाना पड़ेगा, अगर डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया गया है। सुन लो ध्यान से, अगर ये डीम्ड, वो जो डॉक्यूमेंट जिससे ओएफएस हो रहा था पब्लिक को, वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया गया, तो उसमें जो प्रोस्पेक्टस की जितने भी कंटेंट है वो तो रहेंगे डालने पड़ेंगे, उसके साथ साथ ये 2 चीजें डालनी पड़ेगी। नंबर 1 बोलो, नेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन जो रिसीव करा या टू बी रिसीव। टू बी रिसीव किसके लिए यूज हो रहा है? टू बी रिसीव सेकंड कंडीशन वायलेट हो रही है, कह रहा है कि पूरा कंसिडरेशन रिसीव नहीं करा था, तभी तो प्रोस्पेक्टस माना, अदरवाइज प्रोस्पेक्टस ही नहीं मानेंगे अगर 2 कंडीशन दोनों आपकी वो नहीं होगी तो। आ रहा है? तो कह रहा है कि नेट कंसिडरेशन और टाइम एंड प्लेस जहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अलॉटमेंट जिससे इशू हाउस को गया था उस सिक्योरिटी का वो इंस्पेक्ट हो सकता है, उसका टाइम और प्लेस भी आपको देना पड़ेगा। आ गया? आ गया? अब कह रहा है सिग्नेचर किसके होंगे? सिग्नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कौन सा? जिसको हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोल रहे हैं, है ना। कह रहा है उसमें सिग्नेचर किसके होंगे? 2 डायरेक्टर के इन केस ऑफ कंपनी, और इन केस ऑफ पार्टनर एटलीस्ट हाफ ऑफ दी, आधे पार्टनर, यानी आधा पार्टनर का भी साइन हो जाएगा तो चलेगा क्या? एटलीस्ट हाफ ऑफ दी पार्टनर्स का मतलब क्या है? अगर 4 हैं तो कम से कम 2 के साइन होंगे तो चलेगा। तो इतने इस बंदे के साइन होने चाहिए। किस पे? अरे किसके? ये पार्टनर कौन है? अगर इशू हाउस पार्टनरशिप है तो इशू हाउस कोई ऐसी एंटिटी है विच इज पार्टनरशिप, तो उस केस में हाफ ऑफ द पार्टनर के साइन होंगे। अगर इशू हाउस कंपनी है तो 2 डायरेक्टर के साइन होंगे, तो आधे से ज्यादा।
सही है, चलेगा? 3.5 के करवाऊं? आ गया? आ गया क्या? 25 का क्रक्स बता दो अब। सेक्शन 25 किसका था? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। सिंपल। क्या होता है इसमें? जल्दी जल्दी। एक कंपनी होती है, वो इसी हाउस को दे देती है, कहती है मेरी सिक्योरिटी इसी हाउस आप ले लो, और आप क्या करो, ये पब्लिक एट लार्ज को दे दो, और मैं इससे क्या हो जाऊंगी? प्रोस्पेक्टस और अलॉटमेंट की कंप्लायंस से बच जाऊंगी। तो कंपनी एक्ट क्या बोलता है? ना मुन्ना ना, है ना? क्या बोलता है? ना। फिर वो क्या कहता है? कहता है कि भाई साहब, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट ओएफएस कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होगा हम उसको डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। इसमें जेन्युइन बंदे ना फंस जाएं, इसके लिए उनने 2 लिमिट बोल दी कि अगर आप विद इन 6 मंथ ऑफ प्रीवियस अलॉटमेंट के ओएफएस कर रहे हो तो वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा, या पूरा कंसीडरेशन पे करने से पहले ओएफएस कर रहे हो तो भी ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा, क्योंकि इससे साफ दिख रहा है कि आप वहां से पैसा उठा रहे हो फिर पीछे वाली कंपनी को दे रहे हो। आ रहे हैं? समझ गए क्या? चले, सिंपल है, सिंपल है। अच्छा, 25 ने एक बात और बोल दी कि 26 में जो कंटेंट है उसमें आपको 2 चीजें और दिखानी पड़ जाएगी। कौन कौन सी बताइए? नेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड, और टाइम एंड प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अलॉटमेंट। जो तुम्हारा और इशू हाउस के बीच जो गेम हुई है उसको हम कहां से इंस्पेक्ट कर सकते हैं वो हमें दिखाओ। ठीक है? अच्छा, उस प्रोस्पेक्टस पे जो डीम्ड प्रोस्पेक्टस अपन बोल रहे हैं उसमें साइन किसके होंगे? एटलीस्ट 2 डायरेक्टर। अगर इशू हाउस के पेपर को तो मान रहे हैं अपन डीम्ड प्रोस्पेक्टस, तो इशू हाउस के ही बंदे साइन करेंगे। तो अगर इशू हाउस क्या है? कंपनी, तो एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, और अगर इशू हाउस क्या है? पार्टनर, तो एटलीस्ट हाफ ऑफ दी पार्टनर। डन है? चलो आ जाओ। हाँ, 26 पे आ जाते हैं। लंबी सी सांस भरिएगा 26 के लिए। क्या ये साफ साफ लिख दूं या चलेगा इतना? हाँ, छाप लोगे? मैं देखो आपको एक चीज और बता देता हूँ। जैसे ये मैंने डायग्राम बना लिया, आप जैसे आज घर जाओगे ना, आप अगर ये स्लाइड नहीं लेना चाहते क्योंकि सर की राइटिंग बहुत गंदी है, तो आप अगर चाहते हो कि मैं खुद से रिवाइज करूं, आप घर पे जाके एक कॉपी बना लो, उसमें आप सारे डायग्राम खुद बना लो। सच बोल रहा हूँ, अभी तक ज्यादा नहीं हुए। एक कब हुआ था? चैप्टर 2 में, जब हमने क्या क्या पढ़ा था? सब्सिडरी होल्डिंग के टाइम पे हुआ था। और हमने जब चैप्टर 2 में वो पढ़ा था, चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस का, बहुत सारे डायग्राम बनाए थे उसमें। तो उससे क्या होगा, आप उस पर सेक्शन मार्क कर दोगे ना, फटाक से रिवाइज हो जाएगा आपका, कंटेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर आप अपनी लैंग्वेज में बढ़िया सा लिख दोगे। आ रहा है नहीं आ रहा? तो मैं ये टास्क मैं चाहता हूं कि आप करो घर पे। उससे जैसे मैंने आज कितने डायग्राम बनवाए, देखो, एक ये जिसमें 23 कवर हो गया, ये कौन सा था? इसमें 25 कवर हो गया, और ये कौन सा था? इसमें चैप्टर कवर हो गया, कैसे कैसे कवर करना है। तो इस तरीके से आप भी कवर कर सकते हो चीजों को। 25 का आप खुद ही बनाओ ना घर जाके। मैंने जो बनाया समझ में आ गया आपको? पेंसिल से छोटा सा कहीं बना लो, अगर नहीं आया तो, अगर नहीं आया तो, आ गया तो घर पे अपने आप बनाओ। सही है? तो मजा आएगा, भूलोगे नहीं आप, मेमोराइज इजी होगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप तो मुझसे अच्छे स्टूडेंट हो, हम कहाँ आपकी बराबरी कर पाएंगे। 26 मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, बहुत थियोरेटिकल है, आ जाओ। 26 क्या बोल रहा है? पानी लिया बोल रहा है? 26 बोल रहा है मैटर टू बी स्टेटेड इन दी प्रोस्पेक्टस। कह रहा है प्रोस्पेक्टस में क्या क्या होना चाहिए, यानी कौन कौन से मैटर हम प्रोस्पेक्टस में लिखेंगे। अच्छा, ये जो चीजें हैं ये तो मिनिमम है, मतलब ये तो होनी चाहिए, उसके अलावा जो लिखना है वो लिख दो। सही है? तो ये चीजें तो वहां होनी चाहिए। आ जाओ पढ़ते हैं। नंबर 1, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे इसको। पढ़े? पहला पॉइंट कह रहा है कोई भी प्रोस्पेक्टस जो इशू हो रहा है बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक कंपनी, ठीक है,
कोई भी प्रोस्पेक्टस जो पब्लिक कंपनी के द्वारा या उसके बिहाफ पे क्या हो रहा है, इश्यू हो रहा है, वो कैसा होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए और साइंड होना चाहिए। डेटेड कैसे होना चाहिए, भैया जिस दिन वो बना है या जिस दिन से वो इशू हो रहा है उस दिन से आप उस पर क्या लिख दोगे, डेट लिख दोगे कि हमारा प्रोस्पेक्टस आज की डेट से आ रहा है। आज क्या डेट है बताना, बोलो, 27 मार्च। ठीक है, आज से प्रोस्पेक्टस आ रहा है और वो साइन होना चाहिए जो भी डायरेक्टर है वहाँ पे। तो साइन की रिक्वायरमेंट आपको पता है कि ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट कैसे कैसे साइन होना चाहिए, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, सीएस है तो सीएस और डायरेक्टर। चले आ जाओ, कह रहा है प्रोस्पेक्टस सेल स्टेट द इंफॉर्मेशन जो सेट आउट करी है, सेट आउट जो सेट आउट सच रिपोर्ट और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज स्पेसिफाइड बाय द सेबी इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। कह रहा है प्रोस्पेक्टस में वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो सेबी ने बोली है इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेबी रेगुलेट करता है सब ये जितने भी सिक्योरिटीज होती हैं, जो भी डिमेटेरियलाइज फॉर्म में हो रहा है और जो भी शेयर इशू हो रहे हैं उन्हें सेबी रेगुलेट करता है। आपको पता है स्कैम 1992 के बाद ये सब गेम हुई है सेबी की। सेबी की स्टैब्लिशमेंट भी इसलिए 1992 की है, बताया था ये पहले भी, सही है। तो कह रहा है जो जो इंफॉर्मेशन सेबी ने इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट बोली है वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोस्पेक्टस में सेट आउट करनी है। ठीक है, अगर अगर कुछ भी इसे स्पेसिफाइड नहीं करा, कह रहा है अनलेस स्पेसिफाइड बाय दी सेबी, कह रहा है जब तक सेबी ने कुछ स्पेसिफाइड नहीं करा तब तक रेगुलेशन जो बनाए हैं ऑलरेडी मेड बाय दी सेबी, आप वो रेगुलेशन उसमें डालोगे। यानी उन उन रेगुलेशन में जो बातें लिखी हैं वो बातें आप डालोगे। डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज्यादा गेम हो जाएगी हमारी, तो हमें सिर्फ यही वर्डिंग याद करनी है। क्या याद करना है बताना, पहले ये पूरा एक खत्म कर लेते हैं तब बात करेंगे। अभी तक मैंने बताया कि प्रोस्पेक्टस कैसा होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए, साइन होना चाहिए, उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो सेबी और सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी ने बोला है इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करा तो वो रेगुलेशन होने चाहिए जो सेबी ने बोले हैं। जो जो इंफॉर्मेशन उस रेगुलेशन में लिखी है जो सेबी ने बोली है वो उसमें होनी चाहिए। आ रहा है, आगे कहता है प्रोस्पेक्टस टू इंक्लूड, उसे इंक्लूड करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड करना पड़ेगा क्या, डिक्लेरेशन अबाउट द कंप्लायंस विद दिस एक्ट। एक डिक्लेरेशन डालनी पड़ेगी कि हम इस एक्ट की, कौन सा एक्ट की, कंपनी एक्ट 2013 की कंप्लायंस कर रहे हैं। ठीक है, एंड एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा दैट नथिंग इन द प्रोस्पेक्टस कंट्रेरी टू दिस एक्ट, सेबी और सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। ठीक, इनके कंट्रेरी कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा है। यानी इन तीनों एक्ट, दिस एक्ट बोले तो कंपनी एक्ट, सेबी और सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, इन सब की कंप्लायंस हो रही है। बताना आप पॉइंट 1 में क्या सीखा भैया, सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं बताना, 26 क्या बोलता है, क्या क्या मैटर होते हैं प्रोस्पेक्टस में। ठीक, क्या क्या मैटर होते हैं, हर प्रोस्पेक्टस डेटेड होना चाहिए, साइन होना चाहिए, उसमें वो इन्फॉर्मेशन लिखी जानी चाहिए जो सेबी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के साथ बताई है। अगर कुछ भी नहीं बताया है तो वो रेगुलेशन जो सेबी ने बनाए हैं इसके बिहाफ में, उस रेगुलेशन के में जो चीजें बोली गई हैं वो वहां होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ एक डिक्लेरेशन होनी चाहिए, क्या डिक्लेरेशन किस चीज की, कि जो भी कंप्लायंस है इस एक्ट की वो अपन कर रहे हैं, और एक स्टेटमेंट होना चाहिए क्या, कि हम कुछ भी इसमें कॉन्ट्रेरी नहीं डाल रहे, किससे, कंपनी एक्ट से, सेबी से और सेक्रा से। सेक्रा बोले तो सिक्योरिटी कंट्रोल या कॉन्ट्रैक्ट है, देख लेना, सिक्योरिटी कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट है, सिक्योरिटी कंट्रोल है शायद, देखना जल्दी जल्दी देखो, SCRA फाइनल में है ये एक्ट, वैसे आपको बता दूं सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट है। चलो ये फाइनल में है भाई, ये फाइनल में आप लोग पढ़ोगे। ठीक, तो पूरा ना भी बताऊं तो चलेगा क्योंकि फाइनल में पढ़ना है। चले, चलो आ जाओ, डिक्लेरेशन में साइन होंगे कि कंप्लायंस हो रही है, और स्टेटमेंट एक बेयर स्टेटमेंट होगी कि ये कंट्रेरी नहीं है इससे। ठीक है, सही है, एक जैसा ही है।
स्टेटमेंट बस रिटर्न फॉर्म में होती है और डिक्लेरेशन टिक लगा के साइन होता है, ये फर्क है। चले, चलो कह रहा है नथिंग अंडर सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस फ्रॉम फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर, पढ़ना, इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर। कह रहा है कुछ भी सेक्शन जो सबसेक्शन 1 में लिखा है वो अप्लाई नहीं होगा, है ना, टू द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस पे ऑफ द एप्लीकेशन फॉर, अगर आप कोई इश्यू कर रहे हो शेयर का या डिवेंचर का एग्जिस्टिंग मेंबर को और डिवेंचर होल्डर को, वेदर और नॉट देयर इज ए राइट टू रिनाउंस अंडर सेक्शन 62 और 1। देखो मैं बता देता हूं, कह रहा है कि कुछ भी सेक्शन 1 का अप्लाई नहीं होगा, कब, जब आप किसी एग्जिस्टिंग मेंबर को ही शेयर इशू कर रहे हो, यानी आप पुराने मेंबर को ही शेयर इशू कर रहे हो, आप नया शेयर तो नया है लेकिन यहाँ पे मेंबर पुराने हैं, तो आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अगर इशू कर रहे हो तो ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें आपने तब लिखी होगी जब आप पहली बार लाए होगे। दूसरा बोलता है, इस बार क्या कह रहा है, इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर विच आर इन ऑल रिस्पेक्ट यूनिफॉर्म, वो बिल्कुल सेम है विद शेयर एंड डिवेंचर प्रीवियसली इशूड। इस बार क्या है, इस बार मेंबर तो नए हैं, ध्यान से सुनना, इस बार मेंबर तो नए हैं लेकिन शेयर और डिवेंचर बिल्कुल वैसा है जैसा आपने प्रीवियसली इशू करा था, एंड आर करंटली क्वाटेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो बोल रहा है जब आपने स्टार्टिंग में कंप्लायंस कर ली होगी तो ये दोबारा से मैटर डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरे को दोबारा से पढ़ते हैं, मेरे को लग रहा है कि ठीक से नहीं आया आपको। दूसरे पॉइंट में क्या बोला, कह रहा है जो सेक्शन 1 में चीजें हैं ना भाई साहब, वो देने की जरूरत, बोलो यार, मतलब कह रहा है सेक्शन 1 जो है वो अप्लाई नहीं होगा अगर आप किसी एग्जिस्टिंग मेंबर को नए शेयर इशू कर रहे हो या नए डिवेंचर इशू कर रहे हो, या फिर आप सेम शेयर जो आप पहले लाए थे वो नए मेंबर को इशू कर रहे हो। एक में क्या है, शेयर नया है मेंबर पुराने हैं, और एक में क्या है, शेयर वैसा ही है मेंबर नए हैं। आ रहा है, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, तो उसमें सेक्शन 1 की कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ 3 क्या बोलता है, 3 पढ़ना एक बार, 2 तक समझ में आया, तीसरा पढ़ते हैं। कह रहा है प्रोविजन ऑफ, अरे यार पढ़ लो यार, पढ़, मतलब कह रहा है प्रोविजन ऑफ 26 और 1 के शैल अप्लाई हो जाएंगे टू द प्रोस्पेक्टस के ऊपर और फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर जो इश्यूड हो रहा है ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, यानी कंपनी के फॉर्मेशन पे भी अगर आप कोई प्रोस्पेक्टस लेके आ रहे हो, सीधा पब्लिक कंपनी लॉन्च हो रहे हो आप, और सब्सिक्वेंटली या बाद में भी अगर आप इशू ला रहे हो तब भी ये सेक्शन आप पे लगेगा। समझ में आया? एक्सप्लेनेशन में बोल दिया डेट इंडिकेटेड इन द प्रोस्पेक्टस शैल बी डीम्ड टू बी द डेट ऑफ पब्लिकेशन। जो प्रोस्पेक्टस पे डेट आ रही है उसी को हम डेट ऑफ पब्लिकेशन मान के चलेंगे। ठीक है, तो 3 में कुछ भी नहीं बोला। 3 में बोल दिया अगर आप एज ए नई कंपनी लॉन्च हो रहे हो, पब्लिक कंपनी, तो भी सेक्शन 1 लगेगा, सबसेक्शन 1 लगेगा, जिसमें क्या क्या लिखा है कि डेटेड होना चाहिए, साइन होना चाहिए, जो सेबी ने बोला, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, वो रेगुलेशन की उनकी चीजें होनी चाहिए। अगर कुछ नहीं बोला है तो जो रेगुलेशन बने हुए हैं वो होने चाहिए, डिक्लेरेशन होनी चाहिए, स्टेटमेंट होनी चाहिए, है ना। और 2 में बोलता है कि अगर डिवेंचर और शेयर होल्डर एग्जिस्टिंग मेंबर को दे रहे हैं तो नहीं लगेगा 1, और अगर हम किसी नए को दे रहे हैं लेकिन वो यूनिफॉर्म है जो हमने प्रीवियसली इशू करा था उससे, तो भी नहीं लगेगा। लेकिन 3 में बोलता है कि आप फ्रेशली लॉन्च हो रहे हो तब भी 1 लग जाएगा, और आप अगर कोई सब्सिक्वेंट आईपीओ ला रहे हो या बाद में शेयर ला रहे हो तब भी लग जाएगा। ठीक, लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म होगा तो यहाँ ऊपर कवर हो जाएगा, सब्सिक्वेंटली लाएंगे तो। समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर हम सब्सिक्वेंटली लाए, कहाँ गया, अगर हम सब्सिक्वेंटली लाए और वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है तो यहाँ कवर हो जाएगा, तो 1 नहीं लगेगा। और अगर वो यहाँ कवर हो गया, एग्जिस्टिंग मेंबर को दे रहे हैं तो भी 1 नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है ना कैसे पकड़नी है चीजें? चलो
अब कह रहा है कि ये जो प्रोस्पेक्टस है ना भाई साहब, ये आपको फाइल करना है आरओसी को, फाइल दी प्रोस्पेक्टस विद दी आरओसी, ठीक है। कह रहा है नो प्रोस्पेक्टस शेल बी इश्यूड अनलेस ऑन और बिफोर इट्स पब्लिकेशन, उसके पब्लिकेशन से पहले एक कॉपी देयर ऑफ हैज बीन डिलीवर्ड टू द आरओसी फॉर फाइलिंग एंड साइंड बाय द एवरी पर्सन हु इज नेम्ड देयर इन एज ए डायरेक्टर और पर्पस डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। पर्पस डायरेक्टर वर्ड क्यों यूज करा बताना, अगर नई कंपनी है तो, है ना, अभी फॉर्मेशन में है। हेलो, हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, अभी अभी मेरी क्लास चल रही है, आप सर से बात कर लो 1 मिनट, मैं पढ़ा रहा था, दूसरे वाले सर से कर लो। हाँ हाँ हाँ, उससे उनसे कर लो, ओके। रोज होती है तब भी पूछते हो। क्या लिख दिया? नौ बजे तक, 9 बजे तक। कल नहीं लूंगा ना, फिर आज आज पढ़ लो। अरे यार मैं भूल जाऊंगा, मैं बहुत मुश्किल से याद करा सब कुछ है। आज आज ले लूँ ना? अबे नहीं, रोज रोज बीमार आदमी हूँ, खास रहा हूँ उनकी तरह अंदर से मैं, रोका हुआ है वो मैंने, तो सबके भले के लिए बोल रहा हूँ, आ जाओ। खांसी याद मत दिला भाई, खांसी याद मत दिला, मैं परेशान हो जाता हूँ। मैडम खांसना नहीं, चलो। यार आ जाओ यार, यार आ जाओ यार। फाइल प्रोस्पेक्टस विद द आरओसी, कोई भी प्रोस्पेक्टस सेल भी इश्यू नहीं हो सकता जब तक कि वो उसके पब्लिकेशन से पहले एक कॉपी आरओसी में ना चली जाए और वो साइन ना हो जाए। किसके द्वारा? देख लो, साइन किससे है? एवरी पर्सन हु नेम देयर इन एज ए डायरेक्टर और पर्पस डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यानी ईच एंड एवरी डायरेक्टर के साइन होंगे, एवरी डायरेक्टर के साइन होंगे। यहाँ पे 2 डायरेक्टर से काम नहीं चलेगा, समझ रहे हो मेरी बात? एवरी पर्सन जिसका नाम डायरेक्टर की तरह लिखा है उस डायरेक्टर के साइन होंगे या प्रपोज डायरेक्टर, एंड बाय हिज ड्यूली ऑथराइज अटॉर्नी, या फिर किसी ऐसे अटॉर्नी के साथ जिसको उसने क्या कर दिया है? ऑथराइज कर दिया है। तो डायरेक्टर की जगह कोई ऑथराइज पर्सन भी साइन कर सकता है, चलेगा? चलेगा क्या? पांचवा ये, पांचवा इंपॉर्टेंट है। किसको? क्या? 25 तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस था। हाँ, डीम्ड प्रोस्पेक्टस में तो उसने अपने आप बोल दिया कि जो इशू हाउस के 2 बंदे होंगे, 2 डायरेक्टर एटलीस्ट उनके, या 2 पार्टनर होंगे एटलीस्ट उनके साइन होने चाहिए, ठीक है। उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट है, ये नॉर्मल प्रोस्पेक्टस के लिए है। डीम्ड में 2 बातें और लिखी थी, कंसिडरेशन होना चाहिए और जहां पे कॉन्ट्रैक्ट तुमने रखा है उसका टाइम एंड प्लेस होना चाहिए, यही था ना? उड़ा दूंगा मैं, गुस्सा मत दिलाओ, पेपर तुम्हारा, याद मेरे को करना पड़ता है। आ जाओ, अब मैं पांचवा पढ़ा लूं, पांचवा यहाँ पढ़ाता हूँ। सर जब आप यहाँ आते हो ना तो हमें अच्छा अच्छा लगता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है अब पढ़ना नहीं पड़ेगा, सर समझा देंगे, है ना? चलो, कह रहा है कि ये प्रोस्पेक्टस है भैया, क्या है ये? अरे सुन ले यार, फिर लाल कलर आ गया, मेरे को डर लग रहा है लाल से आज। ये प्रोस्पेक्टस है, इसमें ना आप किसी एक्सपर्ट का, अभी पूछूंगा एक्सपर्ट की डेफिनेशन कहाँ थी, फिर आपके होश उड़ेंगे। कहाँ है डेफिनेशन, बताना एक्सपर्ट की। अरे क्लॉज बताओ, देखो एक्सपर्ट की डेफिनेशन देखो, 270 तो नहीं है, चेक करना, 69 के नीचे तो नहीं है। एक्सपर्ट की डेफिनेशन बताइए।
चलो सही है भाई, मेरे को याद करने पड़ेंगे अभी। चलो, तो एक्सपर्ट पढ़ लेना कौन कौन होता है। अभी यहाँ सुन लो, ये प्रोस्पेक्टस है। प्रोस्पेक्टस में आप ना कोई भी एक्सपर्ट का स्टेटमेंट कब इंक्लूड कर सकते हो, ये बात बताता है। चैटिंग मत पढ़ना। आलोक जी को, डीएससी आलोक से होगा, उनको बस मेरे फ़ोन से व्हाट्सएप कर देना जो जो पेपर हैं, सर को पता है पेपर क्या है, वो बना देंगे। सुन लो यार, सुन लो प्लीज़। हाँ, बहुत देर हो गई। एक्सपर्ट का स्टेटमेंट, बहुत देर से वहां पे, एक्सपर्ट का स्टेटमेंट आप तब इंक्लूड कर सकते हो जब उसने, ये स्टेटमेंट आपने इंक्लूड करा है, यानी डाल दिया है उसने, और उसने वो स्टेटमेंट विड्रॉ नहीं करा है। क्या करा है? विड्रॉ। क्या लैंग्वेज लिख रहा हूं मैं? हिंदी में लिख दिया। स्टेटमेंट को उसने विड्रॉ नहीं करा है। एक होता है ना, मैंने स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट को विड्रॉ कर लिया। तो आप किसी एक्सपर्ट का जो स्टेटमेंट है वो अपने प्रोस्पेक्टस में तभी इंक्लूड कर सकते हो जब उसने इसको कंसेंट दी है यहाँ पे, और उसने उस कंसेंट को विड्रॉ नहीं करा है, और इस तरह का एक स्टेटमेंट आपने लिखा भी है। और ये स्टेटमेंट आपने कहाँ लिखा है अपने? बोलो। अरे प्रोस्पेक्टस पढ़ रहे हैं तो वहीं लिखेंगे या घर के बाहर? ओ मैडम, ऑल आउट मत बनो, ऑल आउट मत बनो, कोई नहीं खरीद रहा आपको। चलो, ये आपने अब सुन लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्वेश्चन आया था इससे। और आपने ये बात अपने प्रोस्पेक्टस में भी लिख दी है कि जो एक्सपर्ट है उसने कंसेंट दे दी है अपने स्टेटमेंट को डालने के लिए प्रोस्पेक्टस में, और उसने उसको विड्रॉ नहीं करा है। करा नहीं? आ गया या दोबारा लिखूं? देखो सुनो, ये जो प्रोस्पेक्टस है ना मेरे बच्चों, यहाँ पे ना कोई एक्सपर्ट ना अपनी स्टेटमेंट दे सकता है, यानी अपनी कोई व्यू दे सकता है कि जैसे ये जो कंपनी है, बीइंग ए सीए, मैं एक्सपर्ट हो गया। भाई सीए होता है एक्सपर्ट? कौन कौन होता है एक्सपर्ट, बताना। देखो, सीए, सीएस, सीएम में वैल्यूअर है ना, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, और इंजीनियर, एडवोकेट तो नहीं था यहाँ, और अदर, जो किसी चीज को सर्टिफाई कर सकता है, जहां तक मुझे पता है। अरे सुन लो, अदर था जो किसी तुम पढ़ लो आपस में, मैं इतनी मुश्किल से कंटेंट याद करके पढ़ा रहा हूँ यार, मेरी ले रखी है तुमने। चलो आ जाओ। सीए होता है, सीएस होता है, सीएम में होता है, रजिस्टर वैल्यूअर होता है, इंजीनियर होता है, अदर जो सर्टिफाई कर सकता है डॉक्यूमेंट को। डन? तो सुन लो प्लीज, प्लीज सुन लो प्लीज। रजिस्टर्ड वैल्यूअर, जब मैं बोलता हूं तो सुना करो, लो ठीक कर लेता हूं बस। तो जैसे कोई कंपनी है वो अपना प्रोस्पेक्टस ला रही है, तो मैं बीइंग ए सीए ये बोल सकता हूँ कि मैंने इसकी जितने भी ऑडिट रिपोर्ट हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो देखी है मैंने, ये बहुत बढ़िया है, तो मैंने अपना व्यू दे दिया। तो ये व्यू कोई अपने प्रोस्पेक्टस में कब डाल सकता है? मैंने ये कहीं दे दिया, मेरे से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने वहां बोल दिया, तो कोई क्या अपने प्रोस्पेक्टस में डाल दे उठा के? नहीं। कब डालेगा? मेरी कंसेंट के साथ, प्लस मैंने वो कंसेंट विड्रॉन ना करी हो। आ रहा है समझ में? मेरी कंसेंट के साथ और मैंने वो कंसेंट विड्रॉ ना करी हो, और ऐसा एक स्टेटमेंट आप प्रोस्पेक्टस में लिखोगे भी कि हमने जो एक्सपर्ट का व्यू डाला है उसने उस पर कंसेंट दी है और उसने अपना विड्रॉ, अपनी कंसेंट को विड्रॉ नहीं करा है, ये चीज लिखोगे भी, तब आप किसी एक्सपर्ट का व्यू अपने प्रोस्पेक्टस में शामिल कर सकते हो। बढ़िया लगा? चलो
आ जाओ, हे भगवान, आ जाओ। एक तो याद करना मुश्किल, ऊपर से आपके साथ में पढ़ना मुश्किल। आ जाओ, प्रोस्पेक्टस सेल इंक्लूड, पढ़ना, पढ़ो मैडम चिल्ला चिल्ला के। अनलेस, कह रहा है आप तब तक एक्सपर्ट का स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं कर सकते जब तक, आइए, ये बात बताना भूल गया, देखो मैं ये बात बताना भूल गया, अभी बता देते हैं, बहुत सिंपल है। देखो, कह रहा है एक कंडीशन ये भी थी, इसे रेड पेन से बताएंगे, भूला नहीं हूं, रेड पेन से अलग से मार्क कर रहा हूं, ठीक है। वो जो एक्सपर्ट है ना, वो इंटरेस्टेड पर्सन नहीं होना चाहिए, नॉट इंटरेस्टेड पर्सन होना चाहिए वो। नॉट इंटरेस्टेड पर्सन मतलब उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ, वो किसी भी तरह से अगर इंटरेस्टेड हो गया तो वो, आप उस एक्सपर्ट का जो स्टेटमेंट है वो इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो नॉट इंटरेस्टेड होना चाहिए और उसने कंसेंट दी हो। आ जाओ, अब पढ़ो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, अंदर से क्वेश्चन पूछता है इंस्टीट्यूट, जो बिल्कुल अंदर घुस के, ये बिल्कुल अंदर तह में तो जाके है क्वेश्चन, यहाँ से पूछ लेगा एक्सपर्ट से कि इंक्लूड कर सकते हैं नहीं कर सकते, फिर आपको याद करना पड़ेगा। पहले पढ़ लेते हैं फिर डाउट, चलो। किसी भी तरह से वो नहीं होना चाहिए, किसमें, फॉर्मेशन में, प्रमोशन में और मैनेजमेंट में कंपनी की, इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए और वो इंगेज नहीं होना चाहिए। इंटरेस्टेड और इंगेज का मतलब सेम है, समझ में आ गया। तो ना वो फॉर्मेशन से रिलेटेड होना चाहिए, ना प्रमोशन से, ना मैनेजमेंट से, यानी कंपनी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। एक्सपर्ट है तो वो वैसे भी, अगर वो इंक्लूड होता तो वो बताओ कहाँ होता, मैनेजमेंट में होता, तो वो मैनेजमेंट में नहीं होना चाहिए, यानी इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए, कंपनी से एंगेज नहीं होना चाहिए, सिंपली बोले तो आउटसाइडर होना चाहिए। आइए, एंड मैंने कोई स्टेटमेंट दे दी थी, तो कब इंक्लूड करोगे, जब मेरी कंसेंट ले लोगे। मैंने आपकी कंपनी के लिए बोल दिया बढ़िया कंपनी है, तो क्या आप डाल दोगे अपने प्रोस्पेक्टस में, नहीं, क्या चाहिए होगा, रिटर्न कंसेंट। आइए, हैज गिवन, और इस तरह का एक स्टेटमेंट भी आप इंक्लूड करोगे। आ गया, सिंपल है। एक्सपर्ट की डेफिनेशन यहां से पढ़नी है, अच्छा यहां से देख ली थी तूने, ओ मुन्ना, चलो समझ में आया। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, एक एक्सपर्ट था, उसने एक व्यू दिया और उसने उसकी कंसेंट भी दे दी, लेकिन जब आप आरओसी के पास प्रोस्पेक्टस फाइल करने जा रहे थे, उससे पहले उसने उसे विड्रॉ कर लिया, तो क्या अब आप उसके व्यू को अपने प्रोस्पेक्टस में डाल सकते हो, नहीं डाल सकते। तो समझ में आ रहा है ना, कंसेंट प्लस नॉट विड्रॉन, ठीक है। और वो कैसा एक्सपर्ट होना चाहिए, नॉट इंटरेस्टेड और इंगेज नहीं होना चाहिए, किसमें, प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। आ रहा है, पक्का, मां कसम, चलो आइए, अब सिंपल है ये, एक्सपर्ट आया ना, पक्का ना, हाँ, भालो, चलो सिक्स, सिक्स आइए, सिक्स क्या बोल रहा है, सिक्स आसान है, कह रहा है हर प्रोस्पेक्टस के फेस पे लिखा होना चाहिए, यार देख लो, आओ प्लीज यार, हर प्रोस्पेक्टस के, आप दोनों को उड़ा दूंगा मैं, हर प्रोस्पेक्टस के फेस पे लिखा होना चाहिए दैट एक कॉपी उसकी डिलीवर हो चुकी है आरओसी को, और जो भी डॉक्यूमेंट उसमें अटैच है उसकी एक लिस्ट होनी चाहिए। क्या कह रहा है, हर प्रोस्पेक्टस के फेस पे ये लिखा होना चाहिए कि उसकी कॉपी डिलीवर हो गई है आरओसी को, और उसमें जो जो अटैचमेंट लगी हैं उसकी एक लिस्ट यहाँ पे होनी चाहिए, यानी स्पेसिफाई करना है हमें कि क्या क्या अटैचमेंट यहाँ पे लगी हुई हैं। क्लियर है क्या, छठा क्लियर है। आ जाओ, अब कोई प्रोस्पेक्टस आया तो वो कब तक वैलिड रहेगा, ये कहानी है।
कह रहा है प्रोस्पेक्टस नॉट वैलिड इफ इश्यूड मोर देन 19 डेज आफ्टर द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द कॉपी देयर ऑफ टू दी आरओसी। यानी कोई प्रोस्पेक्टस था, वो हमने आज आरओसी को दिया है, तो वो कब तक आप इशू कर सकते हो उसे पब्लिक में, कब तक ला सकते हो? 90 दिन तक। यानी 90 दिन तक आरओसी को देने के बाद, दीदी सोना नहीं, 90 दिन तक आरओसी को देने के बाद वो क्या होता है? वैलिड होता है। अगर 90 से 91 डे को आप इशू कर रहे हो उससे, तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा। तो कितने दिन तक वैलिड होता है? 90 डेज। कब से? कब से? बोलो यार, जब से हमने वो डिलीवर करा है आरओसी को, तब से 90 दिनों तक वो प्रोस्पेक्टस वैलिड होता है। यानी उससे आप पब्लिक इशू या इशू ला सकते हो, यानी उसे इशू कर सकते हो। आ रहा है? आ रहा है? अगला बोलता है, क्या रहा है अगला पढ़ना। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन। कह रहा है अगर आपने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया और कंट्रावेन करा इस सेक्शन का, तो क्या होगा? द एवरी पर्सन हु इज नोइंगली ए पार्टी, वो क्या हो जाएगा? उस पर पेनल्टी लग जाएगी 50,000 से लेके 3 लाख तक। किसका कंट्रावेन करोगे? तो ये सेक्शन कौन सा? 26 क्या बोलता है? मैटर्स, यानी कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस की प्रोस्पेक्टस में क्या क्या होना चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी आपने कंट्रावेन करा है, क्या क्या कंट्रावेन हो सकता है बताना, बताओ क्या क्या कंट्रावेन हो सकता है? एक्सपर्ट से रिलेटेड आपने कोई कंसर्न डाल दी बिना उसकी नॉलेज के, तो पहली बात तो वो मानी ही नहीं जाएगी। दूसरी बात, आप इसका कंट्रावेन कर दोगे। दूसरी चीज, आपने ये चीज नहीं लिखी कि आरओसी को डिलीवर हुआ है, आपने ये अटैचमेंट नहीं लगाई, ठीक है। और क्या हो सकता है? देखो 90 डेज के बाद तो इशू ही नहीं हो सकता, फिर भी कर रहे हो तो गलत कर दिया, ठीक है, वैसे हो नहीं सकता, ठीक है। और अगर आपने डिक्लेरेशन नहीं दी, आपने स्टेटमेंट नहीं डाला, आपने सेबी के जो जो कंसल्टेशन करके सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो जो रेगुलेशन बोले हैं या जो जो स्टेटमेंट बोले हैं वो नहीं डाले, तो इनमें से अगर आप कोई सा भी डिफॉल्ट करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी है इसी सेक्शन के अंदर। कितनी? 50,000 से 3 लाख। किसके ऊपर? किसके ऊपर देखना? हाँ, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन एवरी पर्सन नोइंगली ए पार्टी। तो एवरी पर्सन मतलब सारे ही बंदे। डायरेक्टर साइन करते हैं तो डायरेक्टर आ जाएंगे। चले, आ गया? माँ कसम, आ जाओ। अब इसकी समरी है ऊपर, मैंने ये पहले नहीं पढ़ाई थी आपको। अब 26 की समरी पढ़ोगे तो इन 4 डिब्बे से खत्म होता है 26, बस ऊपर के 4 डिब्बे से 26 खत्म। क्या क्या देखो, सबसे पहले कह रहा है डेटेड होना चाहिए, साइन होना चाहिए। इसके साथ आपको क्या पढ़ना है बताओ? डेटेड और साइन के साथ सब कुछ पढ़ लिया? जल्दी छुट्टी कर दो, आपको कुछ काम है अब? चलो भाई चलता है सर का। चलो, मैटर टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस 26 में था, 26 4 डिब्बे में खत्म कर रहे हैं अपन। पहला बोल रहा है डेटेड साइन होना चाहिए, डेटेड साइन के साथ और क्या बोला था बताना इधर देख के। चल भाग यहाँ से। डेटेड और साइन के साथ ये बोला था कि उसमें सेबी ने जो बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वो सारे इंफॉर्मेशन होने चाहिए, है ना, वो सारे रिपोर्ट और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं करा है तो जो रेगुलेशन सेबी ने बताए हैं वो होने चाहिए। और बोला था एक डिक्लेरेशन और एक स्टेटमेंट दे देना। डिक्लेरेशन में क्या देना कि इस एक्ट की हमने सारी कंप्लाई करी है, और स्टेटमेंट में देना है कि कुछ भी कंट्री नहीं करा इस एक्ट से, सेबी से और सेक्रा से। क्लियर? फिर हमें क्या पढ़ना है? कॉपी देनी है हमें आरओसी को। कब? उसके पब्लिकेशन से पहले। उसके पब्लिकेशन से पहले, ये बातें लिख सकते हो आप ऊपर, उसके पब्लिकेशन से पहले। फिर कह रहा है साइन होना चाहिए सारे डायरेक्टर, यहां पे लिख लेना एवरी, और पर्पस डायरेक्टर अगर नया नया आ रहे हो तो। और क्या बोला? आरओसी रजिस्टर नहीं करेगा, ROC not to register unless the consent in writing of all the person name received। मतलब एक्सपर्ट की बात हो रही है। ROC रजिस्टर नहीं करेगा उसके व्यू को
या उसके स्टेटमेंट को जब तक उसकी कंसेंट आप क्या ना कर दो, ना ले लो, और उसकी कंसेंट विड्रॉन नहीं होनी चाहिए, वो बंदा एक्सपर्ट कैसा होना चाहिए, विच इज नॉट एंगेज इन द प्रमोशन फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। एक वर्ड सोचता हूं आपकी तरफ से आ जाए, वो भी नहीं आता। प्रमोशन फॉर्मेशन, मैंने सोचा था मैनेजमेंट एक साथ आएगा। चले, यानी सर आप बढ़िया नहीं पढ़ा रहे, और मेहनत करनी पड़ेगी सर आपको। चलो आ गया, 27 हो गया। बताना कौन कौन से सेक्शन पढ़ लिए। अरे हाँ, कौन कौन से सेक्शन पढ़ लिए? 23, 24, 25, 26। 24 तो है ही नहीं, है ना, तो 26 तक हो गया अपना। चलो आगे चले। चलो, एनर्जी है, चलो मजा आ रहा है। 23 में क्या पढ़ा बताना, एक बार 26 तक रिवाइज मारते हैं ना। 23 में कैसे कैसे पैसा उठा सकते हो। पब्लिक कंपनी, पब्लिक से, पब्लिक इशू में 3 टाइप, कौन कौन से? ओएफएस, है ना, प्राइवेट प्लेसमेंट आपको पता ही है, और राइट इशू, बोनस इशू दोनों में है। ठीक है, वो सेबी की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उठा सकते हो। और फिर 24 में क्या पढ़ा? 24 में कुछ नहीं था। 25 में क्या पढ़ा? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। डीम्ड प्रोस्पेक्टस में क्या कहानी थी? इश्यू हाउस की एक कंपनी की कहानी, है ना। उसमें क्या इंपॉर्टेंट था? 6 मंथ और कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन किसको हम प्रोस्पेक्टस मान लेंगे? जो भी स्टेटमेंट जिससे आप ओएफएस कर रहे होगे, किसके साइन होंगे? अगर वो कंपनी है तो 2 डायरेक्टर, अगर वो पार्टनरशिप है तो हाफ ऑफ द पार्टनर। ठीक है, क्या क्या एडिशनल 26 में देना पड़ेगा? 2 चीज। हाँ, कितना कंसिडरेशन आप रिसीव कर रहे हो और कितना रिसीव होने वाला है, और कहां पे, किस समय और किस प्लेस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अलॉटमेंट इंस्पेक्ट कर सकते हैं। फिर 26 में बहुत सारी कहानी पड़ी। 26 में क्या है, क्या क्या प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए। 26 में क्या क्या पढ़ा? साइन होने चाहिए और डेटेड होना चाहिए। डेटेड और साइन के साथ क्या पढ़ा? डेटेड और साइन के साथ ये पढ़ा कि रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो वाली इंक्लूड करेंगे जो सेबी ने इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट बोली है। अगर कुछ नहीं बोला है तो जो रेगुलेशन बनाए हैं उससे रिलेटेड, उसमें जो डिटेल लिखी है वो डालोगे, और एक डिक्लेरेशन दोगे कि कंप्लायंस कर रहे हो इस एक्ट की, और एक स्टेटमेंट दोगे, क्या बोलो, इस एक्ट की, सेबी की और एससीआरए की सारी कंप्लायंस, आप इससे कुछ भी कंट्रेरी नहीं डाल रहे हो। फिर क्या पढ़ा उसमें? हमें आरओसी को देना पड़ेगा, उसके पब्लिकेशन से पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा, और ये भी हमें अपने फेस पे ये लिखना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस के कि ये आरओसी के पास डिलीवर कर दिया है, और जो जो अटैचमेंट्स है उसकी लिस्ट भी बनानी पड़ेगी, स्पेसिफाई करना पड़ेगा ये अटैचमेंट है। एक्सपर्ट का व्यू अगर कोई आपको डालना है या अगर आप इंक्लूड करना चाहते हो तो वो एक्सपर्ट कैसा होना चाहिए? इंटरेस्टेड होना चाहिए और एंगेज होना चाहिए। इंटरेस्टेड और एंगेज नहीं होना चाहिए किस किस में? फॉर्मेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में। और उसने रिटर्न कंसेंट दी हो और उस कंसेंट को विड्रॉ ना करा हो जब तक कि वो रजिस्ट्रार पे रजिस्टर ना हो गई है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा कि एक्सपर्ट ने रिटर्न कंसेंट दी है और उसे विड्रॉ नहीं करा है। हाँ हाँ, और टाइम लिमिट थी कि कितने दिन में आप प्रोस्पेक्टस को जिंदा रख सकते हो। जो आपने प्रोस्पेक्टस इतनी मेहनत से बनाया है उसको रजिस्टर कराने के आरओसी के बाद 90 दिनों तक आप उसे यूज कर सकते हो। 90 दिन का टाइम इज इनफ, मोर देन इनफ एंड सफिशिएंट टू यूज इट। ठीक है, तो 90 दिन के बाद आप उसे यूज नहीं कर सकते। अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट करा है इस सेक्शन में तो पेनल्टी है 50,000 से 3 लाख तक हर बंदे के ऊपर, जिस जो नोइंगली पार्टी टू डिफॉल्ट था, यानी सारे के सारे डायरेक्टर। तो 26 तक हमारा फिनिश है। आ जाओ, 27 जाना पहचाना है। क्या था? तम्बाकू खा लो। हो, ये तो बोला ही नहीं। सेक्शन 1 की चीजें देने की जरूरत नहीं है। हाँ, पहले तू बता कि सेक्शन 1 की कब देने की जरूरत नहीं है चीजें। 26 में ना एक सेक्शन 2 था जो बोलता था सेक्शन 1 की
चीजें देने की जरूरत नहीं है। बंदों को दिए जा रहे हैं, या तो नए शेयर हैं वो एग्जिस्टिंग मेंबर को दिए जा रहे हैं, या शेयर नए हैं, यूनिफॉर्म है यानी। ठीक है, आप क्या पूछ रहे हो? कर नहीं सकता, फिर रजिस्टर हो गया ना फिर तो। ठीक है, चले चलो। 27 आपने पढ़ा हुआ है, वेरिएशन इन द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट इन द प्रोस्पेक्टस। ये वही वाला सेक्शन है जो हमने कहां पे पढ़ा था, ये वही वाला सेक्शन है, बस यहाँ पे उसी की सारी चीजें हैं, बस एक चीज एक्स्ट्रा है। हमने ये पढ़ा हुआ है, जो जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम पैसा उठाते हैं उससे अगर हम वेरी कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, याद करो, याद करो। अनयूटिलाइज अमाउंट पढ़ा था और उससे हमें वेरी करना था। सेक्शन 13 में स्पेशल वाला ऑब्जेक्ट चेंज था ये, जिसमें क्या करना पड़ता था बताओ? न्यूज़पेपर में छापना पड़ता था, स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ता था, उस रेजोल्यूशन को न्यूज़पेपर में देना पड़ता था, इंग्लिश में, वर्नाकुलर लैंग्वेज में। और जो नाराज फूफा होते थे यानी डिसेंडिंग शेयर होल्डर, उनको उनको एग्जिट ऑफर देना होता था, या तो कोई सामने मतलब एग्जिट वो दे दे, प्रमोटर दे दे, या जो रुक रहे हैं शेयर होल्डर वो दे दे। ठीक है, यही होता था, सेम सेक्शन है। आ जाओ, इस सेक्शन को बोला जाता है वेरिएशन इन द टर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या बोला जाता है? वेरिएशन इन द टर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेक्शन 27। आ जाओ, ये आपको आता है। कह रहा है जनरल रूल है, कंपनी शैल नॉट वेरी इन द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रेफर टू इन प्रोस्पेक्टस, दैट इज द ऑब्जेक्ट। कंपनी shall not vary the term of the contract referred to in the prospectus or the object of which the prospectus was issued except with। कह रहा है जनरली, जनरल रूल इज दैट क्या, कि जनरली आप ऑब्जेक्ट से वेरी नहीं कर सकते, लेकिन कब कर सकते हो? कह रहा है आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग एंड द प्रेस्क्राइब डिटेल्स ऑफ सच रेजोल्यूशन शैल बी, जो प्रेस्क्राइब डिटेल है उस रेजोल्यूशन की वो आपको पब्लिश करनी पड़ेगी न्यूज़पेपर में। ये जल्दी जल्दी उड़ा दूं ना, आ रहा है ना आपको? ये आपको पब्लिश करनी पड़ेगी न्यूज़पेपर में, इंग्लिश में, वर्नाकुलर लैंग्वेज, इन द सर्कुलेशन इन द where the registered office is situated and the place in the website of the company if any indicating the justification of such change। हाँ जी, यही था, उसकी जस्टिफिकेशन के साथ कि काहे क्यों चेंज करना चाह रहे हो। पी आनंद अकेडमी आपने एजुकेशन पर्पज से खोली थी, तो काहे गोलगप्पे बेचने चाह रहे हो? पैसा आपने किस लिए उठाया था? एजुकेशन पर्पस के लिए। और अब आप क्या चाय का ठेला लगाने जा रहे हो? यही एग्जाम्पल उठाया था हमने। आ रहा है? आ जाओ, अब इसमें एडिशनल पॉइंट ये है, बस सी पॉइंट कह रहा है अमाउंट सो रेज्ड कैन नॉट बी यूज्ड। आप दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए तो यूज कर लो इस मेथड से। देखो क्या कह रहा है, इस मेथड से आप दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए तो यूज कर लो, लेकिन कैन नॉट बी यूज्ड, यूज नहीं हो सकती बाय करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, और अदरवाइज डीलिंग इन इक्विटी शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी। यानी आप शेयर में खेल नहीं सकते, यानी आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए उस पैसे को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, किस किस के लिए यूज नहीं कर सकते? बाइंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए, और अदरवाइज डीलिंग इन इक्विटी शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी। यानी कंपनी, किसी लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर में डील आप नहीं कर सकते। दूसरा ऑब्जेक्ट भले ही चूज कर सकते हो, लेकिन आप इतना भी खिलवाड़ नहीं करोगे कि किसी और पर्पस के लिए उठाया गया पैसा आप शेयर मार्केट में घुसेड़ दो। सिंपल है। फिर वही नाराज फूफा की कहानी है, द डिसेंडिंग शेयर होल्डर shall be given an exit offer by the promoter or and controlling shareholder in accordance with the regulation to be specified by the SEBI। आ रहा है? आ रहा है क्या? बोलो बोलो, हाँ पक्का? चलो आगे चलें। अब इसमें रूल 7 लग जाता है भाई। कह रहा है आप एसआर पास करोगे, अरे यार आप इसमें एसआर पास करोगे, लेकिन कैसे करोगे? हाँ, रूल 7 बोलता है, रूल 7 बताता है इसको करने के तरीके। क्या करने के तरीके?
8:30। फोन आ गया वहां से रेनू जी के यहाँ, बात हो गई पक्का? तो बस ये पढ़ा देता हूँ। चलो रूल 7 ऑफ द कंपनी, भाई कौन सा रूल है पढ़ना? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल 2014, जो चैप्टर का नाम है भैया, अरे बोलो। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल 2014 का कौन सा रूल? 7 बताता है तरीका। भैया ये बताता है तरीका, इसी को बोलते हैं आईपीसीसी की पढ़ाई। क्या है यार ये, सच बोल रहा हूं, इसी को बोलते हैं मेहनत। चले रू पढ़ोगे तभी होगा, अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ोगे तो होगा। ये बस एक्सक्यूज है, कुछ याद नहीं हो रहा, पढ़ने से होगा, मेहनत करो। अभी तो मैंने जितने सेक्शन पढ़े पूछे आपसे सब पता है आपको। मैं भूल गया 2 पॉइंट, दीदी ने बताया 2 पॉइंट वो वाले, कि इस वाले इन 2 पॉइंट में सेक्शन 1 नहीं लगेगा। चले चलो ये पढ़ लो जल्दी जल्दी। कह रहा है रूल 7 में बताया इसको करने का तरीका। कह रहा है जो एसआर पास हो रहा है ना 27 के अंदर, 27 क्या है? वेरिएशन इन ऑब्जेक्ट। 27 क्या है जो पढ़ रहे हैं? वेरिएशन इन ऑब्जेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे जो एसआर पास होगा ना वो पोस्टल बैलेट के थ्रू होगा। पोस्टल बैलेट का मतलब क्या होता है? हम ना पोस्ट से सारे शेयर होल्डर के घर पे भेज देंगे डिटेल, और वो उसमें ही फॉर्म उठाएंगे, फॉर्म पे अप्रूव नॉट अप्रूव लिख देंगे। फिर वो सारे पेपर जो हमने भेजे होंगे वो हमारे पास आएंगे, हम उन्हें देखेंगे। अरे प्रसन्न सर, हम उन्हें देखेंगे और फिर अप्रूव वालों को एक साथ रख लेंगे, नॉट अप्रूव वालों को एक साथ रख लेंगे। अप्रूव वाले अगर 75% होंगे तो वो पास, अगर नहीं होंगे तो फेल। तो एसआर पास नहीं हो। आ गया समझ में? आ गया पोस्टल बैलेट? आ जाओ। कह रहा है एसआर अंडर सेक्शन 27 पास थ्रू दी पोस्टल बैलेट नोटिस ऑफ पर्पज एसआर टू कंटेन दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो आप इस एसआर का नोटिस दोगे, सुन लो यार, ये एसआर पास कराने का जो नोटिस दोगे इसमें क्या क्या लिखना होगा आपको, देख लो। ओरिजिनल पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी क्या था ओरिजिनल पर्पस, पैसा किस लिए उठाया था पियानंद एकेडमी ने, बताना। एजुकेशन पर्पस के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि एजुकेशन पर्पस के लिए उठाया था पैसा। बोलो यार, सर आप इतना गंदा क्यों लिखते हो? मैं डॉक्टर बनना चाहता था। चले तो फील ले लेता हूँ, आ जाओ। टोटल मनी जो रेज करी थी वो लिखोगे आप। किस में लिख रहे हैं ये सब हम? जो हम नोटिस दे रहे हैं ना एसआर का, नोटिस जो दे रहे हैं एसआर का उसमें लिख रहे हैं टोटल मनी जो रेज करी वो मनी यूटिलाइज फॉर स्टेटेड पर्पस। एजुकेशन के लिए मैंने उठाए थे भाई 100 करोड़, 90 करोड़ यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया। सही है? क्या हुआ? कह रहा है एक्सटेंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ पर्पस ऑब्जेक्ट। क्या है ये? एक्सटेंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ पर्पस ऑब्जेक्ट, यानी जो फ्यूचर का जो ऑब्जेक्ट है उससे किस एक्सटेंट तक आप अचीव कर सकते हो, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है? कह रहा है ओ इधर कह रहा है अनयूटिलाइज अमाउंट बतानी पड़ेगी। कितनी? 10 करोड़, 100 करोड़, 7 करोड़ था वो नीरज सर का, मैडम 7 करोड़। पार्टिकुलर ऑफ पर्पस वेरिएशन बताने पड़ेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे हमारा ऑब्जेक्ट वेरी कर रहा है। रीजन एंड जस्टिफिकेशन ऑफ वेरिएशन देनी पड़ेगी कि भैया चाय का बिजनेस बहुत ही बढ़िया चल रहा है इसलिए अपन चाय का बिजनेस ला रहे हैं, दैट इज द रीजन एंड जस्टिफिकेशन, बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है। एजुकेशन तो अब 11-11 रुपए में कोर्स बट रहे हैं। चले डूब गया है, आ जाओ। रिस्क फैक्टर पर्टेनिंग टू दी ऑब्जेक्ट। कह रहा है रिस्क फैक्टर क्या है कि पतली चाय बन सकती है, बिके ना, है ना। और कह रहा है पर्पस टाइम लिमिट विद इन विच द पर्पस वेरिड ऑब्जेक्ट वुड बी अचीव्ड, कब तक आपका नया ऑब्जेक्ट अचीव हो जाएगा, और अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। ये भैया आपके लिए बस इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ पूछा जाएगा, नहीं, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव यहां से बन सकता है।
ठीक है, ऑब्जेक्टिव की कोई सीमा नहीं है। आइए आइए प्लीज। 20 पहले दिन बताया था मैंने भैया, पहली क्लास में बताया था क्या क्या आएगा, क्या हो रहा है आप लोगों को। आप लोगों के ऊपर हमारी नैया टिकी हुई है, रैंक चाहिए और पूछ रहा है लॉ में ऑब्जेक्टिव है। पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं, कोई भी तुम में से फेल हुआ तो सच में पढ़ाना छोड़ दूंगा इंटर। आ जाओ, एडवर्टीजमेंट ऑफ नोटिस। यार आ जाओ यार प्लीज यार, उड़ा दूंगा मैं। प्लीज इधर, कह रहा है एडवर्टीजमेंट ऑफ नोटिस, पहला फॉर्म आ रहा है PAS1। PAS बोले तो चैप्टर का नाम है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। भैया इसको आप बोल सकते हो PAS, चैप्टर का नाम प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, ये असली नाम है भैया, फॉर्म का असली नाम है, ये जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है। तो आपको PS1 में क्या फाइल करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट ऑफ नोटिस पब्लिश करना पड़ेगा इसको साइमल्टेनियसली विद द डिस्पैच ऑफ नोटिस। प्लेस ऑफ नोटिस ऑन दी, नोटिस को कहाँ प्लेस करना पड़ेगा, वेबसाइट पे, ये तो था ही। और डिसेंडिंग शेयर होल्डर वाला भी सेम पॉइंट है। ठीक, तो समझ में आ गया। रूल 7 ने क्या बताया बताना, पहले रूल 7 को पूरा पढ़ना। क्या है रूल 7 किसका, द कंपनी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। इतना भी टफ नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो, चैप्टर का नाम ही है, बहुत इजी है, PS से याद भी हो रहा है ना। क्या, द कंपनी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल 2014। जितने भी रूल हैं अधिकतर 2014। ठीक है, कंपनी आगे लिखना है, बीच में चैप्टर का नाम लिखना है, सिंपल है। ठीक है, तो रूल 7 ने क्या बताया कि ऐसा ऑब्जेक्ट अगर आप वेरी कर रहे हो तो आप किसके थ्रू SR पास करोगे, पोस्टल बैलेट के थ्रू पास करोगे। क्या क्या बताओगे उसमें, ओरिजिनल पर्पस, टोटल मनी कितनी उठाई, कितनी यूटिलाइज करी, किस एक्सटेंट तक अचीवमेंट कर चुके हो नए वाले ऑब्जेक्ट से, कितना अनयूटिलाइज अमाउंट है, कितना पार्टिकुलर ऑफ पर्पस ऑब्जेक्ट क्या है, कितना वेरी कर रहा है वो इस वाले ऑब्जेक्ट से, क्या जस्टिफिकेशन है, कितने रिस्क फैक्टर है, और क्या टाइम लिमिट है जिसमें आप वो अचीव कर लोगे, और सच अदर इंफॉर्मेशन जो चाहिए। ज्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल बातें हैं इसमें। चले चले, इजी है। 27 तक हो गया, चलो 28 पढ़ते हैं। 28 है चैप्टर बोल रहा हूँ, जो भैया मेरा 28 है ना, सेक्शन 28। फिर लाल रंग आ जाता है, लाल रंग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा सर। सेक्शन 28 है OFS का। OFS क्या था, ऑफर फॉर सेल। कह रहा है कैसे कर सकते हो आप, ऑफर फॉर सेल करने का क्या तरीका है, सिंपल है बहुत। अरे आलोक जी का फोन आ रहा है, ये क्या ना मैडम, क्या तो बात कर लो। ये भाई अडानी जी हैं, इनके पास ना शेयर्स हैं अपनी कंपनी के, मान लो 10,000 शेयर हैं, उसमें से ना 9,000 शेयर का ये OFS करना चाहते हैं। 9,000 शेयर का ये क्या करना चाहते हैं, OFS बोले तो ऑफर फॉर सेल देना चाहते हैं। तो ये क्या कर देंगे, ये कंपनी को ऑथराइज कर देंगे इस काम के लिए। ये बोलेंगे कंपनी कंपनी तू ना मेरे शेयर ना OFS कर दे। तो कंपनी क्या करेगी, OFS के लिए प्रोस्पेक्टस निकाल देगी और इनके बिहाफ पे ये शेयर सेल आउट कर देगी। ठीक है, आ रहा है समझ में, होश उठ रहे हैं आप लोगों के। सेक्शन 28 किसका है, OFS का। ऑफर फॉर सेल कैसे करते हैं, उस करने का तरीका मैंने बोला, ये अडानी जी हैं, अडानी जी के ना एक कंपनी में, अपनी ही कंपनी में या किसी कंपनी में 10,000 शेयर हैं, उन्हें 9,000 शेयर OFS करने हैं। तो वो OFS करने के लिए ना कंपनी को ऑथराइज कर देगी और कंपनी से बोल देगी कंपनी कंपनी तू ना मेरे ये 9,000 शेयर पब्लिक को भेज दे। 10,000 इनके अपने थे एज ए इंडिविजुअल, ठीक है, 10,000 में से ये 9,000 बेचना चाहते हैं।
तो ये कंपनी को ऑथराइज कर देंगे और कंपनी इनके बिहाफ पे ये वाला शेयर का ऑफर फॉर सेल ले आएगी। जो ऑप्ट करेगा उसे बोल देगी, वो अपनी अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे और उन्हें फिर अलॉट करने पड़ेंगे ये शेयर। बोल सकते हो, लेकिन ये मेथड है, इस तरीके से बेचोगे आप। ओएफएस इस तरीके से करोगे। आ जाओ, बाकी यहाँ से पढ़ लेते हैं, कुछ मैं भूल रहा हूँ तो। आ जाओ, ध्यान से, खत्म हो रहा है, इजी है ये। कह रहा है सेक्शन 28 इजी है बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, क्योंकि ये लाइफ में पहली बार आ रहा होगा ओएफएस वगैरह आपके। कह रहा है ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर बाय सर्टेन मेंबर ऑफ द कंपनी। ये कुछ है, विजय सेलिंग स्टेक इन द पेटीएम, ये एग्जांपल है, आप पढ़ लेना, सर्च करके नेट पे मिल जाएगा। ठीक है, मैंने ये नहीं समझाया, मैंने नॉर्मल अपना एग्जांपल लेकर समझा दिया। तो क्या कह रहा है कि अगर कुछ मेंबर कंपनी के अपने शेयर ऑफर फॉर सेल में बेचना चाहते हैं, यानी ओएफएस मोड से बेचना चाहते हैं, तो वो बेच सकते हैं। उन्हें क्या करना पड़ेगा? ऑथराइज करना पड़ेगा कंपनी को। ठीक है, कंपनी को क्या करना पड़ेगा? उन्हें ऑथराइज करने पड़ेगा इस बिहाफ पे, यानी उन्हें बोलना पड़ेगा कंपनी तू मेरे बिहाफ पे ये शेयर मेरे बेच दो। ठीक है, कह रहा है वेयर द सर्टेन मेंबर दैट इज इंडिविजुअली या बॉडी कॉर्पोरेट ऑफ ए कंपनी प्रपोज इन कंसल्टेशन विद द बोर्ड। तो वो ऑथराइज कैसे करेगा कंपनी को? बताओ, बोलो। बोर्ड के द्वारा, क्योंकि बोर्ड ही चलाता है कंपनी को। तो यहां पे भी बोल सकते हैं कंपनी को ऑथराइज कैसे करेगा? बोर्ड, बोर्ड के साथ। अब बोर्ड क्या करेगा, यहां से ही पढ़ लेते हैं। कह रहा है टू ऑफर द होल और पार्ट ऑफ देयर शेयर होल्डिंग टू द पब्लिक, या तो पूरे बेच दे या कुछ पार्ट बेच दे पब्लिक को। द मेंबर शैल देन कलेक्टिवली authorize the company to take the necessary action for OFS and then they shall reimburse the company all the expenses incurred। ये कौन से expenses की बात हो रही है? जो भी ऑफर फॉर सेल में खर्चा होगा, सुन लो, जो भी ऑफर फॉर सेल में खर्चा होगा वो एक्सपेंसेस कंपनी कहाँ से रिम्बर्स कर लेगी? उस इंडिविजुअल मेंबर से, यानी अडानी से। क्या लिख दिया? यानी किससे? अडानी जी से। आ गया? किस मेंबर का? स्टॉक एक्सचेंज में जब आप बेचोगे ना, तो आप अपने प्राइस पे नहीं बेच सकते। वहां तो जो प्राइस ऑफर हो रहा होगा आप उस पर बेचोगे। यहाँ पे आप ऑफर दोगे अपने प्राइस पे। यहाँ पे आप क्या दोगे? अपने प्राइस पे ऑफर दोगे, फिर वो ऑफर सामने वाले एक्सेप्ट करेंगे। समझ गए क्या फर्क है दोनों में? हो गया बस, मैं भूल जाऊंगा कंटेंट, फिर बार बार मत बोलो। आ जाओ, वहां पे बात हो गई पक्का? अगर तुम घर ले गए तो पीट दूंगा मैं सच में। चलो आ जाओ। कह रहा है डॉक्यूमेंट बाय विच ओएफएस इज मेड टू द पब्लिक शैल बी डीम्ड टू बी, इधर बहुत इंपॉर्टेंट है, मजाक नहीं चलना। कह रहा है डॉक्यूमेंट बाय विच ये ओएफएस होगा is made to the public shall be deemed to be the prospectus issued by the company and all the provision related to the content and misstatement shall apply। तो जितने भी प्रोविजन प्रोस्पेक्टस पे अप्लाई होते हैं वो सारे प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू, कहाँ है, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू अपन ये क्या कर रहे होंगे? ओएफएस कर रहे होंगे। सिंपल है। तो क्या तरीका बताया, बताना, बोलो। अगर कोई कंपनी या अगर कोई बंदा अपने शेयर को ऑफर फॉर सेल के मोड से बेचना चाहता है, तो वो क्या करेगा? वो बोर्ड से बोलेगा बोर्ड मैं ना ये शेयर ऑफर फॉर सेल के मोड से बेचना चाहता हूं। तो बोर्ड क्या करेगा? बोर्ड उसको, उसकी बात को कंसिडर करके बोलेगा क्या पूरे बेचना चाहते हो, आधे बेचना चाहते हो? तो वो बोलेगा जैसे आप बेचना चाहते हो बेच सकते हो, और जो भी एक्सपेंसेस होगा ओएफएस करने का वो उस मेंबर से हम रिम्बर्स करा लेंगे। डन? ठीक है। और ओएफएस करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलेंगे? प्रोस्पेक्टस। और जो भी प्रोविजन है प्रोस्पेक्टस के वो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर लग जाएंगे। यानी कोई भी अगर वहां पे मिस स्टेटमेंट होगी या कंटेंट में कोई गड़बड़ी होगी तो वो उतना ही उस पर पेनल्टी लगेगी जितनी नॉर्मल प्रोस्पेक्टस के ऊपर लगती है। आ रहा है? आ रहा है? चलो आ जाओ, खत्म हो रहा है बस।
फिर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहता है, रूल 8 में एक्सेप्शन दिया है। रूल 8 कौन सा वाला? रूल 8 ऑफ कंपनी ब्रैकेट में रूल 2014 आ गया। हर बार नहीं लिखेंगे, है ना, बोलना आपको हर बार है। कह रहा है द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ ओएफएस। द प्रोविजन रिलेटिंग टू, भैया ओएफएस पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते, यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कोई क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये मोड इजी हो गया। समझ रहे हो? कह रहा है द प्रोविजन ऑफ मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू का भी कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। ये सब कंसेप्ट कहाँ पे हैं? जब आईपीओ लाते हैं, एफपीओ लाते हैं, है ना, तब है। ओएफएस में ये सब नहीं है। कह रहा है द प्रोविजन रिक्वायरिंग एनी स्टेटमेंट टू बी मेड बाय द बोर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, भैया ये भी नहीं देना। वहां पे ये भी देना है कि ये पैसा कहां पे यूटिलाइज करोगे, तभी तो आईपीओ ला सकते हो, बताना पड़ता है। एंड एनी अदर प्रोविजन एंड इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी कंप्लाइड और गैदर बाय द ऑफरर विद द डिटेल जस्टिफिकेशन फॉर नॉट बीइंग एबल टू कंप्लाई विद द प्रोविजन। कह रहा है और कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि सामने वाले ने नहीं दी, क्योंकि सामने वाले ने नहीं दी, डायरेक्टर से या इंडिविजुअल से अडानी जी से कोई इंफॉर्मेशन मांगी और वो इंफॉर्मेशन अडानी जी ने नहीं दी, तो वो भी देने की जरूरत नहीं है। उसमें आप ये बोल सकते हो कि मैंने इंफॉर्मेशन मांगी थी, इन्होंने नहीं दी, तो वो भी देने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इसके याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पूरा आईपीसीसी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। आ गया? आ गया? आ जाओ नीचे। फिर एक इजी सी लाइन लिखी है मेरे बच्चों, अरे मेरे बच्चों, नीचे इजी सी लाइन लिखी है, ये पढ़ लो। प्रोस्पेक्टस टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ द पर्सन एंड एंटिटी। प्रोस्पेक्टस बताएगा, प्रोस्पेक्टस बताएगा नेम ऑफ द पर्सन और एंटिटी जो बियर कर रहा है कॉस्ट ऑफ मेकिंग द ओएफएस एंड उसका रीजन। कौन होगा वो पर्सन? जो पर्सन अपने शेयर्स को सेल आउट करने जा रहा है, यानी कि हमारे केस में आ गया। पक्का? चलो आज के लिए इतना ही रखें, आज कुछ ज्यादा ही हो गया। पढ़ लोगे इतना? चलो 29 से हम कल कैरी ऑन करेंगे। अभी बहुत रह गया, मैं तो आज ये चैप्टर, कल भाई ये चैप्टर उड़ाना है अपने को। कल ये चैप्टर उड़ाना है, कल ये चैप्टर अपने को उड़ाना है।